हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में। हम लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट लेक्चर नंबर 1 है। कैसे हैं सब लोग बताइए जरा। एक वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सब लोगों को। गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया हो? जोरदार, एकदम जबरदस्त। यस, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, आज नया चैप्टर। आज नया चैप्टर काफी दिनों बाद 15 लेक्चर का भारी भरकम पी ब्लॉक सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के बाद आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और अगले 15 लेक्चर में आपके मुझे लग रहा है 2.5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, है ना? अगले 15 लेक्चर में। यस, हाँ। बहुत बढ़िया। बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बारिश हो रही है तो नुकसान क्या बारिश में तुम्हें? एक मिनट यार, थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा ठंडा कर रहा है ये। आप लोग क्या, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए भाई, पी ब्लॉक सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बड़ा चैप्टर था, है ना? और अगर बड़ा चैप्टर है तो उसमें मैं आपको बताऊं, रिवीजन वो बड़ा चैप्टर आपसे मांगता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही रिवीजन मांगता है। तो ऐसा ना हो जाए कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़ लिया और उसको भूल गए अगले 1 मंथ के लिए। अगर ऐसा हुआ ना तो पूरा चैप्टर वापस पढ़ना पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, टाइम दुगना लगेगा। इससे अच्छा है ये जो वीक है ना, जो आपके सामने वीक आ रहा है, इस वीक के अंदर एक ना एक बार जरूर इस चैप्टर को रिवाइज कर लें। किसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, है ना? वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो पूरा चैप्टर दिमाग से निकल जाएगा और फिर पूरा चैप्टर पढ़ने में उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा वापस, है ना? चैप्टर को रिवाइज एक बार जरूर कर लेना। अच्छा, अब इसके बाद ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, पहले तो ये बताओ, ये तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में है कि नहीं है? हाँ भाई, अरे ये तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में है कि नहीं है? पहले तो देखिए तो सही, कितने लोगों को पता है कि हमारे सिलेबस क्या है बोर्ड का। रिवाइज कैसे करना है? नोट्स हैं, नोट्स उठा के देख लो एक बार के लिए। यस, बोलो बोलो बोलो, ये आपके सिलेबस में है क्या? बोर्ड के सिलेबस में है जी? अब क्योंकि यार क्या पता किसी स्टेट बोर्ड के सिलेबस में हो, तो पता नहीं, है ना? हाँ, और इसी वजह से ना, क्योंकि अब बोर्ड में भी तो ऐसा लफड़ा हो गया ना यार कि अलग अलग सीबीएसई बोर्ड हैं। तो क्या पता किसी स्टेट बोर्ड में हो। भाई सीबीएसई में तो जैसे मान लो नहीं है मतलब, लेकिन क्या पता किसी के स्टेट बोर्ड में हो ना। तो चलो ठीक है, मैं जहां तक देख पा रहा हूं मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं, है ना? 99% मान लो ऐसे, है ना, कि 90% बच्चे ऐसे हैं जिनके जो ये कह रहे हैं कि सर हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ना? ठीक है, तो अगर ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, फिर मैं आपको बताऊं, ये जेई मेंस के सिलेबस में भी बहुत बड़ा पार्ट नहीं है इसका, छोटा पार्ट है तो जेई मेंस के सिलेबस में है। ठीक है, हाँ। अब यार सारे बोर्ड का मुझे नहीं पता। देखो, एमएमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, फलाना, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सबका मुझे नहीं पता है। आप एक बार के लिए देख लेना अपने हिसाब से, है ना? अपने अपने सिलेबस में चेक कर लेना कि पी ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं है। जहां तक मुझे पता है कि मैक्सिमम बोर्ड्स में नहीं होगा, क्योंकि अगर सीबीएसई में हटाया है तो मैक्सिमम बोर्ड्स जो होते हैं वो सीबीएसई को फॉलो करते हैं, है ना? तो मतलब मैक्सिमम, हाँ, राजस्थान में। चलो चलो, हाँ, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों में से आपको भी पता नहीं है ना। है ना? आप में से भी नहीं पता है बहुत सारे लोगों को। तो अपना बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें एक बार चेक कर लेना आप लोग कि सिलेबस में है या फिर नहीं है ना, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब बात कर लेते हैं, मैं जेई स्पेसिफिक बात करता हूं थोड़ी सी, है ना? तो ये जो चैप्टर है वो जेई मेंस के सिलेबस में है, जेई एडवांस के सिलेबस में भी है। लेकिन जेई एडवांस के सिलेबस में पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट है। जेई मेंस के सिलेबस में केमिकल रिएक्शंस जो है, प्रिपरेशन जो है कंपाउंड्स की, वो सिलेबस से हटा दी गई है। यस, तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता दूं। ठीक है, अब जब वो जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है तो क्या सर वो जेई एडवांस के सिलेबस में है? हाँ जी, जेई एडवांस के सिलेबस में सब कुछ है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं फिर? हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, है ना? हम लोग इस चैप्टर को कैसे करने वाले हैं, देखो। तो मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एडवांस से कंपेयर करूं इसको,
तो एडवांस में ज्यादा बड़ा पोर्शन है, मेंस में पोर्शन छोटा है ना। और एडवांस वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा रिएक्शंस वाला है, इसकी प्रिपरेशन की ये वाली रिएक्शन, इसकी प्रिपरेशन की ये वाली रिएक्शन, मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन 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 रिएक्शन, खूब सारी रिएक्शंस है ना। वो वाला मेजर पोर्शन एडवांस का पार्ट है, और जो कि एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुश्किल भी लगता है उसको, है ना, कि इसमें इतनी सारी रिएक्शंस जो हैं वो हम लोग कैसे याद करेंगे, है ना। यस, तो इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं फिर, है ना, हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं, है ना। अब लेकिन सबसे अच्छी बात ये मैं बताऊं, सबसे अच्छी बात ये कि एक प्रॉपर डिवीजन कर रखा है कि यहां तक मेंस है और यहां तक एडवांस है, ये वाला एडवांस में है, ये वाला मेंस में है सिर्फ, है ना। तो ये जो डिवीजन कर रखा है ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाते हुए भी हम ये बता पाते हैं कि भाई मेंस का सिलेबस इतना सही है, इसके बाद वाला एडवांस का पार्ट है ना। मेरी बात समझ रहे हो। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे क्लास के अंदर। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, देखो एज अ टीचर तो मुझे सब कुछ पढ़ाना ही है ना, मेंस के लिए भी पढ़ाना है, एडवांस के लिए भी पढ़ाना है, क्योंकि एग्जाम तो आपको चाहिए एडवांस का भी देना है। जो हम लोगों ने ये वाला चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सब कुछ पढ़ा है हमने। इसमें मैं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं करवाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा कि ये एडवांस का पार्ट है या मेंस का पार्ट है या कैसा पार्ट है ना। ये हम लोग बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे, क्योंकि वो हमने बिल्कुल पूरा मेंस एडवांस सब कुछ उसको उधेड़ दिया पूरे चैप्टर को, ठीक है। तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं सर, हमें क्या करना है। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट के बाद नेक्स्ट एक और चैप्टर आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और फिर आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसके अलावा मेंस में कोई पोर्शन नहीं है, इसके अलावा सारा सब कुछ आपके एडवांस का पार्ट है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं ये करूंगा अभी के लिए, जो हमारा मेंस का पोर्शन है उसको मैं पहले कवर करूंगा। यस, और इसको मैं अलग अलग कर पाऊंगा ऐसा आसान भी है मेरे लिए, जैसा मैंने कहा ना बिल्कुल प्रॉपर डिवीजन है, तो मैं मेंस और एडवांस अलग अलग बड़े आराम से कर सकता हूं। मेंस का पोर्शन हम लोग पहले करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट किया, फिर उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट किया, फिर उसके बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किया, सॉल्ट एनालिसिस किया, फिर उसके बाद नहीं, तुम्हारे पोल से नहीं, मेरी बात सुनो ना, तो मुझे पता है ना क्या होने वाला है क्या नहीं है ना। ये कोई पहली बार तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मुझे पता है, लास्ट ईयर भी पढ़ा है, उससे लास्ट ईयर भी पढ़ा है, किसको क्या पढ़ना होता है मुझे पता है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मेंस का सिलेबस खत्म करूंगा, उसके बाद, क्योंकि उसके बाद भी हमारे पास टाइम खूब सारा रहेगा, है ना। क्योंकि अगर मैं मेंस का टॉपिक अगर सिर्फ मेंस करवा रहा हूं, एडवांस नहीं करवा रहा, तो ऑब्वियस है हमारा जो पार्ट होगा वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना, वो भी पहले कवर हो जाएगा। यस, तो उसके बाद एक बार मेंस का सिलेबस खत्म हो गया, फिर भैया आप में से जो बच्चा जिसको लगता है कि उसको एडवांस के लिए प्रिपरेशन करनी है, वो एडवांस के पोर्शन में आए। जिसको लगता है कि नहीं मुझे तो एडवांस के लिए पढ़ना ही नहीं, मैं तो सिर्फ मेंस के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, है ना, तो वो उसके बाद उन एडवांस के लेक्चर्स को अटेंड ना करे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि सारे बच्चों को जेईई एडवांस के लिए नहीं पढ़ना है, और ये सिलेबस जेईई एडवांस में अलग है। तो जो मेंस में जो बच्चा पढ़ना चाहता है कि मेंस का करना है सिलेबस कवर, वो करे। जो बच्चा एडवांस के लिए करना चाह रहा है, एडवांस का भी हो ही जाएगा, हम लोग उसके बाद एडवांस करेंगे, है ना। तो जो बच्चे को पूरा सिलेबस करना है, आराम से आए, बढ़िया एडवांस वाले लेक्चर्स में आए, सारा सब कुछ हम लोग एडवांस का कर देंगे। और अगर लगे कि नहीं हमें तो मेंस का ही करना है, मेंस वाला पहले कवर कर लेते हैं। मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। देखो मैं आपको बताऊं हुआ क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सारा सब कुछ मैंने करवाने की कोशिश करी कि मेंस एडवांस साथ करवाया, मैं कह रहा हूं क्लास में जनता गायब होगी। लास्ट ईयर मैंने ड्रॉपर के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया, है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोगों को पता है जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, एडवांस के सिलेबस में है। तो मैंने क्या किया, स्टेट्स ऑफ मैटर को जैसे ही मेंस का सिलेबस खत्म हुआ, फिर उसके बाद मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा दिया। अब साला जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया, मेरी क्लास में चैट ही नहीं चल रही, कोई 2-4 बच्चे चैट लिख रहे हैं। इतना बड़ा बैच जिसमें हजारों लाखों बच्चे थे, है ना, उसमें चैट ही नहीं चल रही। अरे मैंने कहा हो क्या गया, बोले सर ये तो हमारे मेंस के सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, हमें तो भी रिवीजन करना है, हमारे एग्जाम है, ये है फलाना है। सर हम एडवांस का क्यों पढ़े। तो एक बहुत ही गंदा सा एक्सपीरियंस था, और मुझे लगा कि वो टाइम मैंने खराब कर दिया, क्योंकि बच्चे ने किसी ने पढ़ा ही नहीं, वो है ना, वो लाइव आया नहीं कोई बच्चा। यस, तो ये एक बड़ा सा रीजन था, एक बड़ा फैक्टर था। इस वजह से मैंने फिर मैंने कहा भाई ठीक है, अब मैं पहले मेंस का ही करवाता हूँ, एडवांस वाला उसके बाद ही करूंगा। और मुझे पता है कि इस समय भी देखो तुम्हारी क्लास में जो स्ट्रेंथ थी, है ना, तुम्हारी क्लास की स्ट्रेंथ इस समय देख लो कितनी कम है ना। जब हम लोग मेंस का भी पढ़ रहे हैं, एडवांस का भी पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में ही जो स्ट्रेंथ थी बच्चों की कितनी कम हो गई थी। और उसमें भी अगर मान लो ऐसा हो जाए, मैं ये कह दूं कि मेंस का सिलेबस ही नहीं है ना, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड के सिलेबस में तो ऐसे ही नहीं है मैक्सिमम बच्चों के, और फिर मैं कह दूं कि मेंस में भी नहीं है, सिर्फ एडवांस में है, तो मैं कह रहा हूं यहां पर बच्चा ही नहीं आएगा क्लास में, है ना। फिर फायदा ही नहीं रहेगा। फिर वो बच्चा जो है पढ़ने वाला, वो भी कंफ्यूज होगा कि एडवांस वाला मुझे करना नहीं है, इसको कब काटूं, कब छोड़ूं, कौन सा पढ़ूं, कौन सा नहीं। इससे अच्छा है मेंस का करते हैं एक बार बढ़िया ढंग से, हमारा टाइम पे सिलेबस हो गया, उसके बाद एडवांस करते हैं, काम खत्म। यस, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज ये। क्या बोलते हो तुम लोग।
और मैं बताऊं आपको मेंस और एडवांस में अलग अलग छांटने में दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल एकदम बढ़िया उन्होंने कर रखा है कि ये मेंस है ये एडवांस है, बस खत्म कर, है ना। अब और ऐसा भी नहीं है कि भाई इसको अगर साथ नहीं किया तो हमारा एडवांस में कुछ साथ नहीं किया तो कुछ अलग हो जाएगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडवांस अगर साथ में नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं बताऊं मैक्सिमम लोग जो हैं वो यही फॉलो हो रहा है ना, हर जगह मैक्सिमम लोग यही फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसी तरफ हमें भी चलना चाहिए। और मुझे लगता है पर्सनली मुझे लगता है कि ये सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि जब आपको मेंस का सिलेबस कवर हो जाता है ना तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि यार कम से कम मेरा एडवांस जो है ना, एडवांस तो साला आज से 6 महीने बाद है ना, और 6 महीने से भी ज्यादा टाइम बाद है मान लो, तो इतने लंबे टाइम बाद जब मेरा एग्जाम है उसके लिए तो मेरे पास खूब टाइम रहेगा, मैं आराम से कर लूंगा उसको, तो समझ रहे हो। और ये चीज आपके फिजिकल में भी तो ऐसा ही हुआ, फिजिकल में भी एडवांस वाले टॉपिक्स नहीं किए तुम लोगों ने अभी, है ना। जैसे मान लो सॉलिड स्टेट तुम्हारा फिजिकल का पार्ट नहीं हुआ ना अभी, जैसे आप लोगों का सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल का जो आपका एडवांस का पार्ट है वो नहीं हुआ ना, तो जब वहां नहीं हुआ तो मेरे से क्यों करवा रहे हो अभी कि अभी करवाओ साथ करवाओ, वहां पर भी तो नहीं हुआ, तो वो भी तो एडवांस के टॉपिक्स हैं, वो एडवांस के चैप्टर्स हैं, तो वो नहीं हुए वहां पर तो मेरे से क्यों करवा रहे हो, नहीं। यस। और जब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि मेरा मेंस का सिलेबस एकदम बढ़िया कवर हो गया, अब बोले मेरे पास टाइम है, आराम से मैं एडवांस का करूंगा, क्या दिक्कत है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, देखो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है, बहुत अच्छा तरीका होता है कि मेंस का आपका एग्जाम है जनवरी में, है ना, जनवरी में आपका एग्जाम है, मैं कह रहा हूं दम लगा के मेंस के लिए पढ़ाई करो, उस वाले अटेम्प्ट के लिए। सेकंड अटेम्प्ट को हिट मत करो, फर्स्ट अटेम्प्ट को हिट करो, है ना। जब आपका दुश्मन सबसे कम तैयार हो उस समय आपको हिट करना चाहिए। दुश्मन तो यहां नहीं है कोई, लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है, मैक्सिमम कॉम्पिटिटर जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि उनका सिलेबस ढंग से कवर नहीं होता, रिवीजन प्रॉपर नहीं होता। तो उस समय जब आपके कॉम्पिटिटर का पोर्शन रेडी नहीं है और आपने अगर पूरा रेडी करके और बहुत जबरदस्त तरीके से वो पेपर दिया, प्रॉपर तैयारी के साथ वो पेपर दिया, तो कम मार्क्स में अच्छे परसेंटाइल मिल जाने हैं आपको, है ना, कम मार्क्स में अच्छे परसेंटाइल मिल गए। सेकंड अटेम्प्ट तक तो सारी दुनिया ही तैयार हो जाएगी उस समय, तो उसमें कंपटीशन और बढ़ जाएगा, तो वहां पर एक अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे। तो हमेशा सबसे पहला तरीका यही होता है, सबसे बेस्ट तरीका है मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, फुल एनर्जी के साथ मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को हिट करो, वहां पर बढ़िया नंबर लाओ, अबव 99 परसेंटाइल आपने हिट कर दिया, फिर उसके बाद आपकी टेंशन खत्म, आपको लगेगा जनवरी में मेरा भाई 99 आपने हिट कर दिया, इसका मतलब बढ़िया एनआईटी तो मिल ही जानी है। अब बढ़िया एनआईटी मिल गई, अब मैं क्या करूंगा, एडवांस मेंस दोनों साथ पढ़ूंगा, उस समय से एडवांस के लिए प्रिपेयर कर दो, और आगे 3-4 महीने पढ़ा यार, सिर्फ एडवांस के गिने चुने से 4-5 चैप्टर्स होते हैं, उनको प्रिपेयर करना है अगले 4 महीने के अंदर, क्या दिक्कत है, बड़े आराम से हो जाएंगे, नहीं क्या। तो ये एक बहुत सही स्ट्रेटजी होती है, बजाय इसके कि अपने आप को जंबल्ड करके रखो, इधर भी उधर भी फंसा लिया, पैर एक पैर यहां फंसा लिया, ये ना तो ये अच्छे से हो रहा है, ना वो अच्छे से, ना बोर्ड अच्छे से हो रहा है, ना मेंस अच्छे से हो रहा है, ना एडवांस अच्छे से हो रहा है। अगर आप ड्रॉपर होते तब फिर भी मैं एक बार के लिए सोच सकता कि भाई आपको मेंस का आपको बोर्ड का पढ़ना नहीं है, अभी बोर्ड के लिए भी करना है आपको, प्री बोर्ड भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे, किसी का हाफ ईयरली चल रहा होगा, किसी का आधा कुछ और चल रहा होगा, तो वो सब कुछ जंबल्ड हो जाएगा, है ना, तो फिर कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि यार मतलब जो चल रहा है ना, जो आसान चीज है, जो हमारे सिलेबस का मेंस का पार्ट है, उसको पहले कर लो, उसके बाद एडवांस भी कर लेंगे, काम खत्म, कोई बकवास नहीं। यस, तो चलिए फिर हम लोग सेशन स्टार्ट कर देते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट से हमें पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करना है ना। तो आज का ये जो पोर्शन है ना, देखो जो मेंस का सिलेबस डिफाइन किया है ना, जो मेंस का सिलेबस डिफाइन हुआ है, बस यही सिलेबस है। किसी भी ग्रुप में, चाहे वो ग्रुप 15 है, चाहे वो ग्रुप 16 है, चाहे वो ग्रुप 17 है, चाहे वो 18, हमें क्या क्या पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, बस इतना ही पढ़ना है। कंपाउंड की प्रिपरेशन और जो एसिड्स की प्रिपरेशन, ये वो फलाना कुछ भी नहीं है सिलेबस में, सिर्फ ये 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये मेंस का सिलेबस है बस। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपके लिए करना उन चीजों को आसान है ना, डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। ग्रुप 13 और 14 11th में हो चुका है बेटा, कह रहा है कि सर ग्रुप 13 और 14 नहीं पढ़ेंगे क्या, बेटा 13 और 14 11th क्लास में है, 12th क्लास में नहीं है। हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो भाई, 13 14 मेरे से क्यों पढ़वा रहे हो, मैं थप्पड़ मार दूंगा अभी, है, अरे हद है। अरे 13 14 11वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है भाई। हाँ, तो 11th पी ब्लॉक नॉट डन तो मैं कैसे करूं अभी अरे तुम यार बड़े मतलब चालू हो भाई, हैं। अच्छा 13 14 मेरे से पढ़ना चाह रहे हो, हद देख रहे हो तुम लोग,
बड़े कोलीबाज आदमी हो यार तुम। हाँ 13-14 पढ़ना है तो जो लास्ट ईयर का अर्जुना बैच है उसमें जाओ, वहां पर 13-14 पढ़ा है भाई। इतनी मेहनत करी लास्ट ईयर अर्जुना बैच में है। हाँ तो नहीं पढ़ा तो बेटा वो वहीं वहीं से जाके पढ़ना पड़ेगा, है ना। हाँ उसको आपको वहीं से पढ़ना पड़ेगा। आप कहोगे तो मैं उसके भले लेक्चर डलवा दूंगा, है ना। हाँ मैं भले ही उसके लेक्चर डलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। लेकिन अभी अपनी रेगुलर क्लास में पहले 15, 16, 17, 18 ही करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसे तो पता चले तुम लोग बोल दो सर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाओ। मैंने कहा क्यों बे? बोले हमने पढ़ा ही नहीं था केमिकल बॉन्डिंग, 11th बर्बाद था हमारे। अरे तो बर्बाद था तो पूरा मैं केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी पढ़ाने बैठ जाऊंगा वापस, है कुछ भी मतलब हद है। मैं लेक्चर डलवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं वो भी रिकॉर्डेड बेटा, मैं लाइव की मैं गारंटी नहीं दे सकता आपको। देखो सीधी सी बात है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 13-14 तुम्हें लाइव पढ़ा दूंगा, मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डलवा दूंगा अगर तुम कहोगे तो, है ना। हाँ मैं इतना कर सकता हूं आपके लिए। देखो हाँ अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। आ जाओ ग्रुप 15 एलिमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले ग्रुप 15 एलिमेंट पढ़ते हैं। आइए जनाब, आइए आइए। यस हाँ आओ जी। सर देखो ग्रुप 15 एलिमेंट जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जल्दी से बताओ। ग्रुप 15 में सर पहले आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। बोलो यही आते हैं कि नहीं आते? सर यही आते हैं। कैसे याद रखें? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। बीमार भी बना सकते हो, भिखारी भी बना सकते हो, लेकिन भिखारी तो क्या ही बनाना, साला खुद को शर्म आ जाएगी। बताओ आप ऐश्वर्या को भिखारी बोल रहे हो, मतलब है। फिर उसके और आपके पास अर्जुना है ही, वो रिकॉर्डेड डलवाने की जरूरत भी नहीं है। या फिर और कैसे याद रख सकते हो? नाना पाटेकर ऐश्वर्या, वो तो बता ही दिया। नाथू पप्पू आंसू सब बीमार। 3 दोस्त थे, नाथू पप्पू आंसू सब बीमार, एक साथ बीमार हो गए, खत्म हो गया, है ना। और कैसे याद रखें? नाच पंजाब नसी सब बीमार, मतलब ठीक है, मतलब वो जैसे भी आपको याद रहे वैसे आप लोग याद रख सकते हो। लेकिन इसमें जो चीज याद रखने वाली है वो ये तो सबको पता होता है, 11वीं क्लास में बच्चा पढ़ लेता है। आपको ये जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कैसे है महाराज? दादा ये है नॉन मेटल्स, है ना। ये कैसे दादा? ये नॉन मेटल्स है। फिर उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये कैसे हैं? सर ये तो हमने पढ़े थे सर, ये मेटलॉइड्स होते हैं सर, है ना। ये कैसे होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। और सबसे लास्ट में जो हमारा बिस्मथ आता है सर, ये कैसा है? बिस्मथ इज ए मेटल। यस बिस्मथ कैसा है सर? ये हमारा मेटल है ना। हाँ नेपाल पाकिस्तान ठीक है, वो जैसे भी तुम्हें ठीक लगे, जिसने जैसे याद रख रखा है आप वैसे याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां से सर मुझे एक चीज समझ में आ रही है, यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, जब मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो सर जो मेरा मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज कर रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज कर रहा है? यस लिख सकते हो, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। क्या मैं ये चीज सही कह रहा हूं क्या? ऊपर वाला नॉन मेटल, बीच वाला मेटलॉइड और सबसे नीचे वाला मेटल, है ना। तो सर डाउन द ग्रुप जाने पर हमारा मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है ना। मेटल अबे टिपिकल मेटल, मेटल कुछ नहीं है, मेटल है ना। टिपिकल कुछ नहीं है ना, मेटल है, मेटल है। यस बहुत बढ़िया, आगे चलें। हाँ ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज है। आपको ये वाली जो चीज है ना उसको इस तरीके से ध्यान, ऐसे इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। देखो थ्योरी को इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हो कि ग्रुप 15 एलिमेंट ये वाले एलिमेंट है और ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल और ये मेटलॉइड, है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो जो अगली जो मैंने स्लाइड में आप लोगों के लिए लेके आया हूं ना, वो है अक्रेंस की, है ना। वो है अकरेंस की। देखो अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी देखोगे ना तो उसमें अकरेंस में बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है ना, कि ये इतना परसेंट पाया जाता है, इसकी नेचर के अंदर परसेंटेज इतनी है, उसकी नेचर के अंदर परसेंटेज इतनी है। तो वो सारी चीज जो है ना वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसकी नेचर के अंदर परसेंटेज कितनी है ना। लेकिन होता क्या है ना, कई बार एक मतलब कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन होता है और कई बार वो उसी कंपाउंड के बारे में डायरेक्ट पूछ लेता है। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख रखा है चिली सॉल्ट पीटर, NaNO3 होता है, इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3 होता है ना। तो कई बार इनके बारे में डायरेक्ट वो पूछ लेता है। अब बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि साहब ये इंडियन सॉल्ट पीटर क्या था, चिली सॉल्ट पीटर क्या था, है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखो, जो मैं अकरेंस पढ़ाऊंगा मैं ग्रुप 15 में भी पढ़ाऊंगा, ग्रुप 16 में भी पढ़ाऊंगा, ग्रुप 17 में भी पढ़ाऊंगा और ग्रुप 18 में भी पढ़ाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको आप ऐसे रट लो कि याद ही करना, नहीं, ये रटना नहीं है ना। इसको रटना नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। ये 2 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं मैंने, है ना, कि इसको चिली सॉल्ट पीटर बोला जाता है, इसको इंडियन सॉल्ट पीटर बोला जाता है। एक बार के लिए सिर्फ इस पर नजर मारनी, और ये सारी दुनिया जानती है कि आपका जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर 78% बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन होता है ना। तो इसको रटना नहीं, इसमें जो मैं बोलूंगा ना कि ये वाला फॉर्मूला याद करना है, वो वाला फॉर्मूला याद करना है। यस मेरी बात समझ गए। लिखने की जहां तक बात आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना।
मतलब इट्स योर चॉइस, है ना, इट्स योर चॉइस। मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने मना कर दिया लिखना नहीं है, कल को क्वेश्चन आ गया इंडियन सॉल्ट बिटर, तुम लोगों ने नहीं लिखा और तुम मेरे माथे पड़ जाओगे, बोले आपने तो बोला था इसको लिखना नहीं है ना, और ये तो सर इस पे क्वेश्चन आ गया। एक्चुअली क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मूला होता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए फिर मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मैं लिखवा देता हूं उसमें से, है ना। नाइट्रोजन जो है वो 78% बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में, और अर्थ की क्रस्ट में, वो अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है आपको, सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्म में आपको अर्थ क्रस्ट में मिलता है ना। कहता है कि जो फॉस्फोरस है वो बोन्स में प्रेजेंट होता है, लिविंग सेल्स में भी होता है, फॉस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग्स। ये बस इंफॉर्मेशन है, मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आर फाउंड मेनली इन एज सल्फाइड मिनरल्स, है ना। तो इसको तो भले ही आप ना भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, आप ये ध्यान रख लो, दो फॉर्मूले ये वाले, NaNO3 KNO3, और फॉस्फोरस कहां मिलता है, यहां मिलता है साहब, है ना। बस इसको इस तरीके से ध्यान में रखना है, इस पे ज्यादा सेंटी नहीं होना है ना, सेंटिमेंटल होके ऐसा ना हो जाए, नहीं मैं तो इसको याद रखूंगा, है ना, मैं तो इसको याद करूंगा, ऐसे मत कर लेना लग जाना, मतलब, है ना, वो उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज मुझे और बताओ तुम लोग, एक चीज मुझे और बताओ, ये जो आपका ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं उनका एक और नाम भी है, दादा बताइए जरा, ग्रुप 15 एलिमेंट का एक और नाम भी है, इनको किस नाम से जाना जाता है, कोई मुझे बताएगा? हाँ, अरे इनको किस नाम से जाना जाता है सर, हमने, कोई बताएगा क्या, किसी को पता है क्या ग्रुप 15 एलिमेंट को किस नाम से जाना जाता है मार्केट में? इनका एक और नाम भी है, एक और नाम भी है, जल्दी बता। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, इनको निक्टोजेंस भी बोला जाता है ना, बहुत सारे लोग निकोजेंस बोलते हैं, निक्टोजेंस, जो आपको ठीक लगे, पी तो जरूर साइलेंट है ना। क्यों कहा जाता है ऐसा निकोजेंस महाराज? इसलिए चाल को जन नहीं है भाई, वो तो ग्रुप 16 एलिमेंट, निकोजेंस बोला था। क्यों कहा जाता है? देखो, निको का मतलब होता है सफोकेटिंग, है ना, चोकिंग, चोकिंग नेचर होती है ना, चोक, सफोकेशन, सफोकेटिंग हो गया, चोकिंग हो गया। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, आपकी जो गैस है ना नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो ना, तो ये जो नाइट्रोजन है पता है उसकी नेचर क्या है? चोकिंग नेचर है, सफोकेटिंग नेचर है, इंसान को सफोकेट होने लगेगा अगर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो। यस, और इसी वजह से इनका नाम पड़ गया फिर निक्टोजेंस। जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूस करना, जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, तो सफोकेटिंग गैस प्रोड्यूस करना, सफोकेटिंग गैस प्रोड्यूस। नाइट्रोजन का जो फर्स्ट, इस फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है, नाइट्रोजन फैमिली जो है, इसमें जो फर्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन, अगर उसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो तो इसका नेचर सफोकेटिंग होता है, इस वजह से इसका नाम ही निक्टोजेंस पड़ गया, क्योंकि जो निक्टोजन का, निक्को का मतलब है दैट इज सफोकेटिंग, है ना। तो बस इसको थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके आपको ध्यान में रखना है ना, इस तरीके से आपको रिलेट करके ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सर ये अक्रेंस हो गया, और अब हम लोग सीधा बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज की, है ना। हम लोग सीधी किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज की। आ जाइए जनाब। हाँ, निकोटेक्स। अबे तुम लोग पढ़ लो, पढ़ाई कम बातें ज्यादा कर रहे हो तुम लोग, है ना। ऐसे लग रहा है तुम लोग बस बोर्ड्स के लिए पढ़ने आए थे, और बोर्ड के सिलेबस में ये है नहीं, तो सर क्या ही पढ़ना है सर इसको, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे। नहीं, बताइए इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर? नाइट्रोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p3 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। अरे तो भैया फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस होता है सर नियोन 3s2 3p3। अरे आर्सेनिक क्या होता है? आर्गन 4s2 4p3। अरे सर आप अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा सर? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस NH2 NP3। बोलिए, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये तो सबको पता होगा यार, है ना, ये चीज तो सारी दुनिया जानती है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद NH2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर इनके वैलेंस शेल में 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास? 5 होंगे सर। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? क्या देखो, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है सर? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर। इनके पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सर हाफ फील्ड होगा। और हाफ फील्ड जो होता है सारी दुनिया जानती है जनरली एक मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। जनरली ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है बेटा? एक मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। यस, मेरी बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया सर। अब एक चीज मुझे और बताओ, अगर मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करूं,
इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने से आपको क्या लग रहा है, ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते होंगे, है ना? कौन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते होंगे, क्या फील आ रही है तुम्हें? यस, कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करते होंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने से? आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पहले तो ये बताओ। हाँ, +3 +5 पक्का? अच्छा, हाँ, मैंने आपको कल वाली क्लास में पढ़ाया था, लास्ट क्लास जो अपनी हुई थी उसमें मैंने आपको वो पढ़ाया था, क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर देखो, अगर मान लो इनका NS और NP दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो +5 हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ P वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे तो +3 हो जाएगा। सर ये -3 भी शो कर सकते हैं, है ना? वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, है ना? यस। अब कई बार बच्चा ये पूछता है कि सर क्या ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है क्या? देखो मैं आपको बताऊं, जब मैं ये कहता हूं कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा और कोई ऑक्सीडेशन नंबर ये शो कर ही नहीं सकता, और भी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन N2O4 बनाता है, उसमें तो नाइट्रोजन सर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन ऐसी +4 +1 ऐसी जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपको बहुत कम मिलेगी। हम लोग ये जो लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ये वो लिखते हैं कि जहां पर आपका मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकती, है ना? तो कल को कोई बवाल हो जाए, बच्चा ये बवाल कर दे और ये सर आपने तो लिखा था कि +3 +5 और ये -3 करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये वाले एलिमेंट मैक्सिमम कंपाउंड बनाते हैं तो मैक्सिमम कंपाउंड्स में ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसके अलावा भी हो सकती है, +1 भी होती है, जैसे N2 होता है, N2 में नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, है ना? लेकिन ये हम लोग मैक्सिमम एलिमेंट्स के लिए लिखते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है था। हाँ हाँ हाँ, चलो सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सबसे आसान प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद जो अगली इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कोवेलेंट रेडियस, है ना? और ये सारी वो चीजें हैं जो मैंने आपको याद करने के लिए कल वाली क्लास में मैंने बोला था कि एक बार के लिए आप लोग रिवाइज करके आना, है ना? एक बार के लिए आप लोग रिवाइज करके आना। तो कोवेलेंट रेडियस जनरली हम लोग ये कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है ना? डाउन द, अरे 3D10 इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है भाई, कहां से आया है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, बकवास कर रहा है। मैंने आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, 3D जो है वो अंदर वाली शेल में आ गया। हाँ, तुम तो मुझे बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस में क्या फर्क पड़ता है? बोले सर इंक्रीज इन साइज। डाउन द ग्रुप सर सो साइज होती है, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है। क्या सर कोई एक्सेप्शन होता है क्या? मैंने कहा नहीं, नाथू, पप्पू, आंसू सब बीमार। डाउन द ग्रुप जाने पर हमेशा साइज बढ़ती है, क्योंकि सर शेल बढ़ता है। शेल बढ़ता है इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, और जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतना ही मजा आ जाएगा सर, साइज उतनी ही बढ़ जाएगी। यस सर, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करूं मैं, है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करूं, एक आपका एलिमेंट ग्रुप 14 है और एक एलिमेंट ग्रुप 15 है, तो बताइए किसका कोवेलेंट रेडियस ज्यादा होगा? किसका कोवेलेंट रेडियस ज्यादा होगा? कौन सा एलिमेंट है जिसकी साइज छोटी होगी? हाँ भाई, ये तो एक ग्रुप की बात होगी, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज कर रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आप तो ये बताइए, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में अगर मुझे कंपेयर करना हो तब मैं कैसे कंपेयर करूंगा? यस, किसकी होगी? अरे भैया जी, हम लोग ये कहते हैं कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है। अरे अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है तो मुन्ना, ग्रुप 14 तो पहले आता है, ग्रुप 15 बाद में आता है ना यार। इसका मतलब 15 वाले की साइज 14 वाले से कम होगी। ये 15 वाले कौन लोग हैं? मैं हैं कौन लोग हैं 15 वाले? पकड़ो इनको, बताओ। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, सुनना मेरी बात को अच्छे से सुनना, अच्छे सुनना, बहुत अच्छे से। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं तुमसे, देखो, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज कर रहा है, इसमें किसी को कोई बवाल नहीं है ना, बिल्कुल सही है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है। लेकिन नाइट्रोजन से फास्फोरस जाने में साइज एकदम से काफी बढ़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद फास्फोरस से आर्सेनिक जाऊंगा तो साइज बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। जितना यहां बढ़ा था उतना यहां नहीं बढ़ेगा।
यहां से यहां जाऊंगा साइज बढ़ेगा, लेकिन सर उतना नहीं बढ़ेगा जितना यहां बढ़ा था, और यहां से यहां जाने में भी साइज तो बढ़ेगा, लेकिन सर उतना नहीं बढ़ेगा जितना पहले बढ़ रहा था। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ तो रहा है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर दिक्कत यह है कि हर बार जो साइज में इंक्रीज हो रहा है वो थोड़ा 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 हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहां डिफरेंस और कम हो गया, यहां और कम हो गया, और सबसे लास्ट में और कम हो गया। क्या मुझे कोई बता सकता है उसका रीजन? क्या मुझे उसका कोई रीजन बता सकता है? क्या मुझे कोई रीजन बता सकता है? पुअर शील्डिंग, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, चाय वाय आ गई अपनी, तब तक बताओ, देख लेते हैं एक बार के लिए। सर ये 2-3 नाम हमने सीख रखे हैं, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ऐसे 3-4 नाम सुन रखे हैं सर हमने, है ना। जहां पर भी आता है एक्सेप्शन ही नाम चिपका देते हैं, साला 3-4 में से कोई ना कोई तो सही फिट बैठ ही जाता है, नहीं है ना। आओ मैं बताता हूं क्या रीजन है इसका एग्जैक्ट। साइज तो बढ़ेगी, लेकिन सर जो साइज में इंक्रीज है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है सर। इसका रीजन देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे ना, आर्सेनिक के बाद आएगा एंटीमनी और लास्ट में आता है बिस्मथ, है ना। तो ये नोबल गैस, ये आएगा साफ 5s2 5p3, और यहां आएगा सर नोबल गैस 6s2 63। अब देखो हो क्या रहा है ना, हो क्या रहा है। ओ रुको भाई रुको, चाय गिर गई, बताओ। ये कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में चाय गिर गई है मुन्ना। यस, ओहो हो, रुकियो बे भाई, रुकियो, थोड़ा सा रुकना है ना, मैं वापस आता हूं एक बार, हाथ थोड़ा साफ करके ना। हाँ जी, लो आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ये नजर का खेल है भाई, सही कह रहे हो तुम लोग, ये नजर लगी तुम्हारी, है ना, देख रहे हो तुम, ये तुम्हारी नजर लगी है भाई, मैं बता रहा हूं, ये नजर लगी है तुम्हारी एकदम परफेक्ट, ये बात बिल्कुल तुमने सही बोली है। अबे ऐसे ही मांग लेते, तुम्हें पीनी थी तो, है, तुम्हें पीनी थी तो भाई मांग लेते यार ऐसे ही। एक मिनट रुकना, हाँ, टिश्यू दे रहा, टिश्यू दे रहा। हाँ, आओ आओ, चलो। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं ना तब तक। ये वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मतलब सुन रहे हो तुम, देख रहे हो, नजर लग गई, कर्मा, ये वो फलाना ढिमका। ये नहीं पूछा कि सर आप जल वल तो नहीं गए, गर्म चाय थी, हाथ पे गिरी है, कहीं हाथ वाथ तो नहीं जल गया है, बाकी सब कुछ बकवास कर दी, है ना, देख रहे हो तुम, हैं, यही मजा है भाई। ऐसी है दुनिया, में बता रहा हूं तुम्हें, है ना, ऐसी है दुनिया। यस, आओ, देखो सर होता क्या है, जब हम लोग फॉस्फोरस से आर्सेनिक में आते हैं, है ना, जब हम लोग फॉस्फोरस से आर्सेनिक में आते हैं, तो सर 4p से पहले यहां पर 3d में 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं होते? 3d में 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं सर, यहां 3d इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जब आप यहां से यहां आओगे तो सर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? 4d में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। सर यहां से यहां आओगे तो सर इनर शेल में इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? 5d भी आएंगे, 4f में भी आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। सर आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो वैसे वैसे हो क्या रहा है, इनर शेल के जो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। और अगर इनर शेल में डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है।
तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है सर, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने से मना कर रहे हैं। जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे, इसका मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा होगा। आप तो सोच रहे थे कि भाई यहां से यहां जाने पर न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, लेकिन बहुत अट्रैक्शन कम नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने से मना कर देते हैं। और मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साहब इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। तो जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही नहीं करेंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा होगा। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो सर जो साइज है जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ेगी, उससे थोड़ी सी कुछ कम बढ़ेगी। यस, मेरी बात आप लोग समझ रहे हो? आपने जितना सोचा कि साइज भाई 10 यूनिट से बढ़नी चाहिए, नहीं, साइज 10 यूनिट से नहीं बढ़ेगी, 10 की बजाय 7 यूनिट से ही बढ़ेगी। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस, कोई बोल ही नहीं रहा है, दादा बोलना पड़ेगा। अरे पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। देखो मैं भी इससे पहले कि तुम्हारी चैट में बंद कर दूं, है ना, इससे पहले कि मैं चैट बंद कर दूं, आप लोग शांति से पढ़ लो, वरना मुझे चैट बंद करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज छोटी सी है, उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस ये कोवेलेंट रेडियस जो थी उसमें ये चीज आ चुकी है, देखो। और यही जो चीज मैंने यहां पर लिखी है ना, जो चीज मैंने समझाई है वो चीज मैंने यहां पर लिखी है। यस, देखो ये लिखा है कि लिखता है कि कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, है ना। नाइट्रोजन से फास्फोरस में जो इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा है। हाउएवर फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। क्यों? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन हेवियर मेंबर्स, है ना। डाउन द ग्रुप जाते हो तो इनर शेल में डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जिनका की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता जा रहा है ना। और शील्डिंग इफेक्ट का मतलब समझ रहे हो? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है ना। तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एक बार के लिए मैं वापस लिख देता हूं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट मैं वापस लिख देता हूं। यस, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट में वापस लिख देता हूं। एस का सबसे ज्यादा, पी, फिर डी और फिर एफ, है ना। डी का पुअर होता है शील्डिंग इफेक्ट, है ना। और जो एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट वेरी पुअर होता है ना, बहुत ही ज्यादा पुअर होता है। ये एक बार के लिए मैं आप लोगों से चाहता हूं फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लें, है ना। ये अपनी कॉपी में लिख लें, खटाक से लिख लें, फटाफट लिख लें, फटाफट लिख लो ये वाली चीज, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, डन लिख दो, फिर आगे चलते हैं। देखो मैं कोशिश यही कर रहा हूं, मैं ना, सुन लो मेरी बात, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि जितना आराम से धीरे धीरे हो सके उतना पढ़ाऊं। अगर 11th का कोई कॉन्सेप्ट है जो मैं यहां बता सकता हूं वो भी मैं बताऊं। देखो अगर यहीं पर तुम लोग ड्रॉपर बच्चे होते, है ना, तो मैं ये कॉन्सेप्ट हो सकता है तुम्हें वापस ना करवाता, सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ना करवाता। लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम भी है ना, मुझे मीन्स का मैं पहले करवा रहा हूं, तो आराम आराम से मैं इसको करवा सकता हूं। तो अब अगर ये बार बार आप बोलोगे 11th वेस्ट है, ये हो गया, फलाना हो गया, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मेरे काम का आएगा मैं समझाऊंगा उसको, तुम उसकी चिंता मत करो, है ना। लेकिन जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लो तुम तो चुपचाप से, बात वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ सर ये कोवेलेंट रेडियस की बात तो हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? आयोनिक रेडियस की। ये लो सर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? आयोनिक रेडियस की। ये जो आयोनिक रेडियस है, ये जो आयोनिक रेडियस है बेटा, देखो सबसे पहली चीज तो मैं कौन से आयोनिक रेडियस की बात कर रहा हूं। देखो ये जो आयोनिक रेडियस हमारे सिलेबस में दी गई है ना, और जो एनसीईआरटी ने आयोनिक सिलेबस आयोनिक रेडियस दे रखी है वो ये वाली दे रखी है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की तो 3 दे रखी है, और आर्सेनिक की भी, सॉरी, यस। और एंटीमनी और बिस्मथ की जो है वो +3 दे रखी है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। बोलो, अगर डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मतलब उन पे पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी बढ़ेगी, है ना। तो इस वजह से हमने क्या किया है, इस वजह से हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक की तो एनायनिक रेडियस कंसीडर करी है, एंटीमनी और बिस्मथ की कैटायनिक रेडियस कंसीडर करी है, ठीक है ना। ठीक है सर, अब देखिए हो क्या रहा है यहां पर थोड़ा सा खेल अजीब सा ही हो रहा है सर। ये देखो, है ना सर, नाइट्रोजन से फास्फोरस की ज्यादा, फास्फोरस से आर्सेनिक की ज्यादा। इन दोनों को आप अलग अलग करके समझो, देखो इनको आप अलग समझो। एनायनिक रेडियस जो होती है सर, एनायनिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यही बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करता है, वो बहुत बढ़िया, ये कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, साइज बढ़ेगी, ठीक है। अब इसको अलग से पढ़ो।
इन दोनों के लिए कैटायनिक रेडियस है, और कैटायनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है, तो मतलब एंटीमनी से ज्यादा बिस्मथ की होगी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। सर ये उल्टा क्यों हो गया? ये भी तो साइन ऐसा होना चाहिए था, ये साइन उल्टा क्यों हो गया? आर्सेनिक की ज्यादा क्यों हो गई एंटीमनी से? मैंने कहा मैं बताऊं ज्यादा क्यों हो गई। ये इसलिए ज्यादा हो गई बिकॉज एंटीमनी की तो कौन सी रेडियस है? कैटायनिक रेडियस, और आर्सेनिक की कौन सी है? एनायनिक रेडियस। अब तुम याद करो, जनरली हम लोग ये बोलते थे कि एनायन की साइज कैटायन से बड़ी होती है। क्या मानते हो तुम लोग? जनरली एनायन की जो साइज होती है बड़ी होती है कैटायन से, कैटायन छोटा होता है साइज में। ये है हमारा 3- और ये हमारा 3+। देखो ये N3-, इसको अगर मैं सही से लिख दूं ना पूरा, है ना, तो देखो ये है साहब N3-, ये भी 3-, ये भी 3-, ये 3+ और ये 3+। तो सर ये 3- है, 3+ है, कैटायनिक रेडियस एनायनिक रेडियस से छोटी होती है। अगर मुझे एक्चुअल ऑर्डर लिखना हो, है ना, अगर मुझे एक्चुअल ऑर्डर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? मैं ये बोलूंगा कैटायनिक रेडियस छोटी होगी, इसका मतलब एंटीमनी जो होगा Sb3+, वो सबसे छोटा होगा। फिर कौन आएगा? बिस्मथ 3+। ठीक है। एनायन की साइज कैटायन से बड़ी होगी, अगर इनकी साइज बड़ी होगी तो देखो इनमें जो ऑर्डर होगा वो वही होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। ये हमारा एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा अगर आप लोग कंप्लीट ऑर्डर लिखना चाहो तो, है ना। और हमेशा ध्यान रखो, मैंने इसमें ये चीज फॉलो करी है कि कैटायनिक रेडियस जो होती है वो एनायनिक रेडियस से छोटी होती है। इस चीज को मैंने फॉलो किया, और डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करता है। बताइए जल्दी बताओ। क्लियर है? समझ में आ गया ना? अरे बोलिए बेटा जी, आगे बढ़ सकता हूं मैं? क्लियर है? दादा बोलना पड़ेगा। यस यस यस। आगे चलें क्या? हो गया है? बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। अब एनायनिक रेडियस के बाद जो अगली चीज मैं आपको ले जाने चल रहा हूं वो है सर आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट चीज जिसके हम लोग अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। देख रहे हो आप लोग, ये सारी चीजें वो है जो तुम्हें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ लेनी चाहिए थी, और मुझे वापस पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, बट स्टिल मैं सारी चीज तुम्हें धीरे धीरे आराम आराम से करवा रहा हूं, तो उस चीज की रिस्पेक्ट करो और चुपचाप पढ़ाई करो, है ना। वरना ये सारी चीजें मुझे करवाने की जरूरत थोड़ी ना, 11th क्लास में यार सारा सब कुछ ऑर्डर ऑर्डर सब कुछ तुम लोग क्लास में पढ़ते हो 11th में, है ना। आओ सर देखिए, सर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जनरली डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है क्योंकि साइज बढ़ रही है सर, है ना। और यहां पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबसे बढ़िया चीज ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। ये ऑर्डर हमने किसका लिख दिया? आयनाइजेशन एनर्जी का लिख दिया। यस। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, तुम तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ग्रुप 14 एलिमेंट्स और ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कंपेयर करना हो आयनाइजेशन एनर्जी, तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? ये सारी मैं कंपैरिजन एक पर्टिकुलर पीरियड की मैं ही कर रहा हूं। और अगर मान लो मुझे ग्रुप 15 एलिमेंट्स और ग्रुप 16 एलिमेंट्स में कंपेयर करना हो, फिर मैं क्या करूंगा? यस। और अगर मुझे ग्रुप 16 एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना हो, इसमें अगर मुझे कंपेयर करना हो तो मैं कैसे करूंगा? हाँ जी आइए जनाब, फटाफट से आइए, फटाफट से बताइए कैसे, किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? यस जल्दी बताओ। हाँ जी। अरे सर ये तो बहुत सिंपल चीज है, ये तो बहुत आसान चीज पूछ रहे हो आप। सर जो आपका ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 14 एलिमेंट होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2 होता है, और सर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 होता है। यस। और सर ग्रुप 15 की साइज छोटी होती है, अगर साइज छोटी है तो सर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। यहां पर सर ग्रुप 16 की जो साइज होती है वो ग्रुप 15 से कम होती है, और अगर साइज कम है तो सर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और खटाक से बच्चे ने ऐसा कर दिया, और जैसे ही ऐसा किया कट गया, -1 हो गया नंबर, है ना। अरे सर ये क्या बात हो गई, यहां तो साइज वाला फैक्टर लगा था, यहां साइज वाला फैक्टर क्यों नहीं लग रहा? अरे मैंने कहा बे ओ, ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4, ना तो ये हाफ फिल्ड है और ना ही ये फुली फिल्ड है, और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3। बता, यह हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है महाराज। यार ये कैसी बात कर रहे हो, तुम तो एकदम भी कुछ नहीं पढ़े हो क्या? और ये जो हाफ फिल्ड होता है सर, ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, बोलो ना। और अगर ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है। इस वजह से दोनों ही केसेस में जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होगी ग्रुप 15 एलिमेंट की, वो ज्यादा होगी। बताओ, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इस वजह से हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इस वजह से ग्रुप 15 एलिमेंट का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा सर वो ग्रुप 16 एलिमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। खत्म होगी कहानी। तो बहुत आसान चीज है यार, इसमें तुम पता नहीं क्या पढ़वाना चाहते हो मेरे से,
यस, आसान है बिल्कुल, आगे चल सकता हूं मैं। चलिए सर आगे चलिए। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है उसमें हालांकि बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, है ना। और हमारा हमारा जो जनरल रूल होता है वो यही कहता है, हमारा जो जनरल रूल होता है वो यही कहता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है ना। जनरल स्टेटमेंट यही कहता है। लेकिन वही बात जो हम लोगों ने रेडियस में पढ़ा था ना, कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ तो रहा है सर, और साइज बढ़ते 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 बढ़ रहा है, लेकिन वो जो बड़ा इंक्रीज हो रहा है ना उतना ज्यादा नहीं हो रहा सर, लास्ट में जाके तो इंक्रीज बहुत कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है सर जरूर। वैसे ही सेम लॉजिक लगता है किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी हम लोग ये कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, लेकिन सर ये जो लास्ट वाले हैं ना उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है ना, वो डिफरेंस बहुत कम होता है। और यहां तो देखिए एंटीमनी और बिस्मथ में आपकी जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सर ये लगभग सेम हो जाती है। रीजन आप सब लोगों को पता है, रीजन सारी दुनिया जानती है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जो वहां पर साइज में पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था उसकी वजह से साइज इतनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ रही। सेम रीजन है यहां पर भी, यहां लगभग बराबर हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो हाँ, लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो जाता है ना। तो देखो ये लिखा है इन जनरल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, है ना। जनरली यही होता है, साइज बढ़ती है तो डिक्रीज करती है। हाउएवर अमंग्स द हेवियर एलिमेंट्स द डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस्ड। हैवियर एलिमेंट्स में नीचे जाने पर यह डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लगभग बराबर हो जाती है। यस, इसको नोट करना बेटा। अरे तुम मेरे से पूछ क्यों रहे हो कि ये लिखना है कि नहीं लिखना है भाई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये पूछ क्यों रहे हो कि सर ये लिखना है, किसको लिखना है किसको नहीं लिखना है। ये सारी चीजें लिखनी है यार। और अगर मान लो आप अभी नहीं लिखना चाहते, आराम से घर पे लिखो तो वहां लिख लो भले, लेकिन ये है आपके सिलेबस का पार्ट है ना, तो इसको लिखना है दादा। यस, बहुत बढ़िया सर, चलिए चलिए चलिए। यस, हो गया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, डन है। अब आपकी जो एनसीईआरटी है ना, और क्योंकि जब मैं मेंस की बात करता हूं या फिर मैं एडवांस की भी बात करूं ना अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो लगभग एनसीईआरटी को फॉलो करता है ना, एडवांस भी एनसीईआरटी को फॉलो करता है। एक छोटा सा टर्म और आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो चीज है ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, मैं आपको पहले बता दूं, है ना। ये जो चीज है ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटीज की बहुत कम हो, है ना। क्योंकि ग्रुप 15 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज डिफाइन नहीं होती जनरली। ग्रुप 16 में है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो एनसीईआरटी में दे रखी है, उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। ग्रुप 17 में है, उसको अच्छे से करना है। ग्रुप 18 में है, उसको अच्छे से करना है। ग्रुप 15 के बारे में उसने नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं फिर भी एक बार के लिए मैं बता देता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब समझते हो आप लोग? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार। यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार। एफिनिटी एफिनिटी अफेक्शन, अफेक्शन से रिलेट कर सकते हो आप। एफिनिटी मतलब अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। मुझे एक बात बताओ, ये जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, क्या इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है क्या? अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं ग्रुप 16 एलिमेंट को ज्यादा प्यार है इलेक्ट्रॉन से या फिर ग्रुप 15 को ज्यादा प्यार है, बताइए कौन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अफेक्शन रखता है? यस, अरे एनसीईआरटी मतलब पुरानी वाली एनसीईआरटी, वैसे तो एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं दे रखा है ना, पुरानी वाली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत, लव फॉर इलेक्ट्रॉन, वाह वाह। यस, तो सर हाँ सर, ये जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी कम होती है ना। मैं सीधी सी बात बता दूं, ग्रुप 15 जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी कम होती है ना, वेरी लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वेरी लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनको इलेक्ट्रॉन से बहुत ही कम प्यार होता है ना। कोई बोलते सर ऐसा क्यों? इसका जो रीजन है वो ये है कि सर इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाफ फील्ड होता है। रीजन है हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कहते हैं कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है ना भाई साहब, हमारा कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और हम पहले से ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हैं। हमें अपने कॉन्फ़िगरेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करवानी है, क्योंकि हम पहले से ही स्टेबल हैं। हमें किसी और के इलेक्ट्रॉन ना चाहिए और ना लेने हैं ना देने हैं, खत्म कहानी। इस वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो टेंडेंसी है वो बहुत कम है। तो अगर आप 14 से कंपेयर करोगे, आप 16 से कंपेयर करोगे, दोनों से ही इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो बहुत ही कम होता है। इनको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार नहीं है। यस,
लेकिन फिर भी चली चीज तो मैंने बता दी, इनकी कम है, लेकिन फिर भी आप इनके लिए एक ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो कि सर ऐसा हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। सर यहां तो कमाल हो रहा है सर, अरे सर ये तो कमाल हो रहा है। हम तो ये पढ़ते थे कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, और यहां तो साला उल्टी गंगा बह रही है। यहां तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर रही है। मैंने कहा ऐसा क्यों हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों इंक्रीज कर रही थी, मैं आपको बताता हूं। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को, है ना। ये चीज मैंने कल वाली लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन करी थी कि सर जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने बोला था कि सर वो होता है नियोन, सॉरी हीलियम, हीलियम 2s2 2p3, सर ये होता है। सर जो नाइट्रोजन है उसका सेकंड शेल, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा है, सेकंड शेल है। और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। सर सेकंड शेल जो होता है उसकी साइज बहुत छोटी होती है सर, और क्योंकि साइज बहुत छोटी है और उसमें आपने 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो सर यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है सर। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है, ये बेचारा कहेगा यार मैं तो पहले से ही परेशान हूं, मेरे छोटे से शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां मेरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वैसे ही बहुत कम है, तो मैं नहीं चाहता हूं इलेक्ट्रॉन लेना। फिर आएगा पिक्चर में कौन, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कहेगा भैया 5 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास भी है, लेकिन हम थर्ड शेल के मेंबर हैं, हम बड़े भैया हैं नाइट्रोजन के, और थर्ड शेल जो होता है उसकी साइज बड़ी है, सेकंड शेल के कंपैरिजन में थर्ड शेल की साइज बड़ी है। अरे भैया अगर आपने बड़ी साइज में 5 इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो सर यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है सर, यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है सर, यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा था। ये तो वही बात होगी, मान लो एक छोटा सा कमरा था, उसमें 5 लोग घुसा दिया आपने, है ना, सेम चार्ज वाले आपस में रिपेल करेंगे, वहीं पर आपने 5 लोग बड़े कमरे में घुसाए हैं तो वहां रिपल्शन कम होगा। मेरी बात समझ रहे हो, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, ये कह रहा है नहीं जगह है, ये कह रहा है बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन हो सकता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार फॉस्फोरस को ज्यादा है, किससे, नाइट्रोजन से। ये तो हमें समझ में आ गया सर, है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ज्यादा है सर। लेकिन सर फिर आगे क्या हो रहा है, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और बिस्मथ में देखो, एंटीमनी और बिस्मथ में हमेशा डिफरेंस कहीं ना कहीं लफड़ा आएगा, है ना, है ना। हाँ, बिस्मथ और एंटीमनी में ये लफड़ा आएगा, और उसका रीजन वापस से मैं बता देता हूं, यही है। बिस्मथ में हो क्या रहा है, पुअर शिल्डिंग 4f 5d d एंड f की बहुत ज्यादा हो रही है। उस पुअर शिल्डिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट आता है, साइज लगभग बराबर हो जाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग बराबर हो जाती है ना, और इन सारी चीजों पे इफेक्ट आता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी इफेक्ट करता है, पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से यहां पर देखो बिस्मथ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो गई है, किससे, एंटीमनी से, क्योंकि साइज जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी, उससे कम बढ़ी, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, हाँ। अब इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हो कि सर हम लोग ये कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से ये जो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का जो इफेक्ट होता है ना सर, वो इफेक्ट डाउन द ग्रुप जाने पर धीरे धीरे कम होता है सर, है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर हम ये कहते हैं कि भाई ये जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टेबिलिटी आना, ये जो इफेक्ट है ये डाउन द ग्रुप जाने पर कम होता जाता है। इसका इफेक्ट धीरे धीरे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का जो इफेक्ट है धीरे धीरे कम होता जाता है, और इस वजह से इनके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता जाता है। इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है ना। एक्चुअल रीजन क्या है क्या नहीं है उसके बारे में देयर इज नॉट वेरी मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल, है ना। तो देखिए जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसको जितना समझाया जा सकता है, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है इसी वजह से, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो एनसीईआरटी जनरली ऐसी चीजों को ऐड करने से बचता है। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, ये एक तरीका था, मैंने आपको बता दिया कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार बढ़ रहा है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, इसमें थोड़ा पहले आ जाता है, क्यों, क्योंकि वही सर पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, खत्म कहानी। यस, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो, हालांकि ये आपके उसका पुराना जो एनसीईआरटी था उसमें भी नहीं था, है ना। यस, आप इसको एक और तरीके से भी समझा सकते हो, एक और तरीके भी समझा सकते हो कि साहब जो बिस्मथ होता है वो मेटल होता है, और मेटल की जो इलेक्ट्रॉन से प्यार है वैसे ही कम हो जाता है। आप इसको एक और तरीके से भी समझा सकते हो, है ना, कि बिस्मथ एक मेटल है, और मेटल को इलेक्ट्रॉन से वैसे ही प्यार कम होता है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना, और इलेक्ट्रॉन से इतना कम प्यार है कि सबसे ज्यादा प्यार की बजाय वो एंटीमनी से पीछे छुप गया, बोले यार मुझे ना तेरे से कम प्यार है तो मैं पीछे चला जाता हूं। इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। यस, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है सर, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हो चुकी है खत्म, अब मैं आपको अगली प्रॉपर्टीज पे ले चलता हूं, और जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइए साहब। हाँ जी,
यस, हाँ 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 हाँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, बहुत आसान चीज है यार, इसमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये जो दो एलिमेंट हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। फिर उसके बाद जो आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यस, ये जो आपका नाइट्रोजन होता है वो तो गैस होता है, बाकी सारे के सारे कहते होते हैं सॉलिड होते हैं। ये आप समझते हो क्या? व्हाट इज नेटवर्क सॉलिड्स एंड व्हाट आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, है ना? ये नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दोनों में डिफरेंस पता है क्या? भाई लोगों, भैया जी, दादा बताइए ना, दोनों में डिफरेंस पता है क्या? को बोल ही नहीं रहा है। अरे डिफरेंस पता है क्या? नहीं, हाँ किसी ने बढ़िया लिखा डायमंड। अरे बेटा डायमंड का एग्जांपल देखा आप लोगों ने? डायमंड में कार्बन 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 कार्बन, हर एक कार्बन 4 से जुड़ा पड़ा है। ये एक बहुत बड़ा कोवलेंट बॉन्ड का नेटवर्क बन गया। दीज आर नेटवर्क सॉलिड्स, है ना? दीज आर कॉल्ड एज नेटवर्क सॉलिड, है ना? ऐसा बहुत बड़ा नेटवर्क बनता जा रहा है सर, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है ना? दीज आर नेटवर्क सॉलिड्स, है ना? जिसमें बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाए, एकदम जॉइंट स्ट्रक्चर बन जाए, नेटवर्क सॉलिड जैसे डायमंड होता है। तो सर मॉलिक्यूलर N2 बना, खुश हो गया, किसी और के साथ ना लेना ना देना, खत्म, चुपचाप बैठ गए। मेरी बात समझ रहे हो? दैट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और ये कैसे हैं? नेटवर्क कंपाउंड्स हैं। यस, अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना? नेटवर्क का मतलब वही डायमंड की बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है, कोवलेंट बॉन्ड का एक बहुत बड़ा जाल बन जाता है। यहां कोई कोवलेंट बॉन्ड का जाल नहीं है। N2 बना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, बस अकेला नाइट्रोजन बन गया, N2 बन गया, काम खत्म, किसी दूसरे से और कोई लेना देना नहीं है। यहां तो भैया लाइन लगी पड़ी है। ये नेटवर्क है और ये मॉलिक्यूलर है। मेरी बात समझे? यस, ठीक है सर। हाँ, तो एक बात वो मुझे बताओ, क्या लगता है नेटवर्क का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए या फिर मॉलिक्यूलर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? तुम्हारा दिल क्या कहता है? मतलब दिल की बात बता दो, कॉन्सेप्ट लॉजिक की बात कर लो, क्या लगता है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? क्या लगता है? नहीं नहीं, तुम बता दो, तुम्हारा दिल क्या कहता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? नेटवर्क का होना चाहिए, मानते हो ना? अरे सर ऑब्वियस ही बात है, अगर यहां मेल्ट करना है ना तो देखो कितने सारे कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे सर, बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने हैं सर मेल्ट करने के लिए। इस वजह से जनरली जो हमारे नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा ना। मेल्टिंग पॉइंट के आगे उसके बारे में हम लोग आगे वाले में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी नेटवर्क और मॉलिक्यूलर की बात आई तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। देखिए ये लिखा है ऑल द एलिमेंट्स आर पॉलीएटॉमिक, है ना? सारे के सारे एलिमेंट पॉलीएटॉमिक है, कोई भी मोनोटॉमिक नहीं है। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये P4 की फॉर्म में, और ये तो भैया जी बहुत बड़ा नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना। तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं सर वो पॉलीएटॉमिक है। डाई नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रुप 15 एलिमेंट में गैस कौन है, बोले अकेला नाइट्रोजन है जो गैस है, बाकी सारे के सारे कैसे हैं? सॉलिड्स हैं। वाई ऑल अदर्स आर सॉलिड। ये दो लाइन लिखने के बाद आप मुझे डन लिख के बताएंगे कि हो गया है, तब मैं आगे चलूंगा। नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बताइए। यस, ये देखो साहब, ये देखो सर, सबसे पहले आप बॉइलिंग पॉइंट को भूल जाइए एक बार के लिए। मैं चाहता हूं आप बॉइलिंग पॉइंट को भूल जाए, मैं नहीं चाहता कि तुम बॉइलिंग पॉइंट को देखो। अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ध्यान कहां रहना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान रहना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट पे सर, है ना? मेल्टिंग पॉइंट पे आपका ध्यान रहना चाहिए। सुनो मेरी बात, सबसे पहली चीज अभी आपने कहा कि साहब नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है इनको एक बार के लिए भूल जाइए, आप आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को पकड़िए। अभी आपने कहा कि सर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूं इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये नेटवर्क सॉलिड्स है। अब सर इसमें भी अगर मुझे कंपेयर करना हो कि कहां मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो सर मैं कहूंगा देखो आर्सेनिक की साइज छोटी है ना? आर्सेनिक की जो साइज है सर, आर्सेनिक की जो साइज है वो छोटी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आर्सेनिक की साइज छोटी है, बिस्मथ की साइज बड़ी है। अगर साइज बड़ी होती जाएगी थोड़ा सा बॉन्ड जो होगा
एटम्स के बीच दूरियां बढ़ती जाएगी, अट्रैक्शन कम होता जाएगा, आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो सर इन तीन में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होना चाहिए था सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर होना चाहिए था, क्योंकि साइज बढ़ रही है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, बॉन्ड वीक होता जा रहा है सर, इसमें कोई परेशानी नहीं है हमें। और नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट इनके मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, क्योंकि वो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो नेटवर्क मॉलिक्यूल नहीं है, ये नेटवर्क मॉलिक्यूल है। ठीक, बहुत बढ़िया सर, ये लिखा है देखो, ये लिखा है देखो, ये लिखा है। आ जाओ, अगर मैं एक्चुअल ऑर्डर देख दूं, एक्चुअल ऑर्डर देख लूं तो देखो ये तो ऑर्डर लिखा है नहीं क्या सर? नाइट्रोजन का तो सबसे कम होना चाहिए, बेचारा गैस है यार, गैस है तो मतलब जनरली हम लोग ये कहते हैं गैस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है सर। यहां P4 है, एटॉमिसिटी ज्यादा है, इसका ज्यादा हो गया। एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा? वो ये रहा। क्या दिक्कत है भाई साहब? अरे बोलो ना, इस तरीके से समझना पड़ेगा चीज को, एक दूसरे से रिलेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा ना, अल्टीमेटली आप लोग याद रखने की तरफ भागोगे, है ना? फिर तुम्हें लगेगा यार याद कर लेते हैं, इससे तो अच्छा है ना? फिर हमें लगेगा कि इसको याद कर लेते हैं। नहीं, याद नहीं करना, समझना है ना? कुछ चीजें हैं जो याद करनी है, वो बताऊंगा बॉइलिंग पॉइंट में, मैं बोलूंगा याद कर लो भाई, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, आगे पीछे बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड हो गए, ऐसे याद करना। मेरी बात समझ में आ रही? देखो सर, जो चीज हमने यहां लिखी है वही तो यहां फॉलो हो रही है ना। नाइट्रोजन सबसे कम, उससे ज्यादा फास्फोरस, और इन तीनों में सबसे ज्यादा आर्सेनिक, फिर बिस्मथ, और फिर एंटीमनी, और फिर बिस्मथ। देखो, बिस्मथ, एंटीमनी और आर्सेनिक, ये ऑर्डर है सर मेल्टिंग पॉइंट का। और इसको बड़े आराम से आप लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस नेटवर्क नहीं है, बाकी का नेटवर्क बनता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तोड़ने के लिए सर बहुत ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, बहुत सारे बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे ट्रिक नहीं बेटा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है यार, इसमें क्या ट्रिक बताऊं मैं? बता, हद है, अब हर चीज की ट्रिक मत मांगो, है ना? ये मैंने एक्सप्लेन करके बताया आपको। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं? सीधा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन ही कर रहे हो तुम लोग, ऐसे मान लो ये क्वेश्चन ही कर रहे हो, सीधा क्वेश्चन आता है कि बताइए ग्रुप 15 एलिमेंट में मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा? ये ला ऑर्डर, यस ये रहा ऑर्डर। बात में समझ में आ रही है? ये तीनों नेटवर्क हैं, नेटवर्क में क्या होगा? नेटवर्क का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन दो से, नेटवर्क सॉलिड का ज्यादा होगा इन दो से। अब इन नेटवर्क में कैसे कंपेयर करें? साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, वो ये रहा ऑर्डर, और इन दोनों का कम करना है बस। अब बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं किसकी सर? अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करें? बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब मैं इसके लिए बोलूंगा कि इसको बहुत ज्यादा हद तक समझा पाना मुश्किल है। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? आप लोग याद करो, आप लोगों ने अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, वेंडरवॉल फोर्सेस आप लोगों ने पढ़े हैं, जनरली हम लोग ये कहते थे वहां पर कि डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं हो रही ना, तो हम लोग ये कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब वेंडरवॉल फोर्स, और अगर वेंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज कर रहे हैं, और वेंडरवॉल फोर्सेस कब इंक्रीज करते हैं? जब साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है तो वेंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज करते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, वेंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज करते हैं, और अगर वेंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज कर रहे हैं तो सर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। जनरल ऑर्डर हम लोग ये कहते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन ये होता था। और यहां पर भी अगर मैं एक एक्सेप्शन को छोड़ दूं ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसमें भी अगर मैं बिस्मथ को छोड़ दूं तो सेम ही ऑर्डर फॉलो हो रहा है, सिर्फ लफड़ा आ रहा है किसमें? बिस्मथ में। हर बार ये जो बिस्मथ है वही पंगा कर रहा है। इसका रीजन भी है भाई, इसका रीजन भी है कि बिस्मथ जो है वो क्यों पंगा कर रहा है, क्योंकि बिस्मथ परेशान है। बिस्मथ कह रहा साला तुम्हारे ऊपर तो सारे लॉजिक अप्लाई हो रहे हैं और मेरे यहां पुअर शेल्डिंग छोड़ दी तुमने, इस वजह से बिस्मथ हमेशा पंगा करेगा। और ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर देखो किसके सिमिलर आ रहा है? क्या ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले के सिमिलर आ रहा है क्या? है भाई, क्या ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले के सिमिलर आ रहा है क्या? हाँ, तो आप ऐसे याद रख लो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होता है वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है वही हमारा किसका ऑर्डर है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। यस, और देखिए साहब, नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलोट्रोपी शो करते हैं। हमें एलोट्रोपी लेकिन सबकी नहीं पढ़नी होती, हमें एलोट्रोपी सिर्फ और सिर्फ किसकी पढ़नी होती है? फास्फोरस की पढ़नी होती है ना। फास्फोरस के जो एलोट्रोप्स हैं वो हमारे सिलेबस में है। हालांकि सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन को छोड़ के वो सारे के सारे एलोट्रोपी शो करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके एलोट्रोप्स पढ़ेंगे? फास्फोरस के एलोट्रोप्स पढ़ेंगे।
ठीक है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही है, बिल्कुल कर रही है भाई, है ना, हर बार देखो पंगा ये बिस्मती कर रहा है, लेकिन फिर भी जहां तक मैक्सिमम चीजें हो सके हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम लोग सारी चीज को लॉजिक से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताऊं, कई बार ऐसा भी होता है, आप अगर ज्यादा लॉजिक देने जाते हो ना हर चीज का, एलोट्रोपी क्या होता है, प्रभु ऐसा क्वेश्चन ना पूछो बे, ऐसा क्वेश्चन ना पूछो बेटा, एलोट्रोपी क्या होता है बताओ यार, तुम ये क्वेश्चन पूछोगे, कार्बन के एलोट्रोप कौन कौन होते हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़े क्या तुम लोगों ने, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, है ना, हम लोग ये पढ़ते थे कि वो डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें आपका कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम लोग एलोट्रोप्स बोलते थे, है ना। बताओ तुम लोग ये भी पूछोगे कि मतलब एलोट्रोपी क्या होता है, अरे भाई साहब आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेंसिटी। अरे सर डेंसिटी क्या होती है, मैंने कहा डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम। सर एक बात बताइए, डाउन द ग्रुप जाने पर मास बढ़ता है क्या, मैंने कहा बिल्कुल बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है क्या, मैंने कहा बिल्कुल बढ़ता है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, कौन ज्यादा बढ़ेगा सर, मैंने कहा नहीं पता कौन ज्यादा बढ़ेगा नहीं पता, दोनों बढ़ रहे हैं बिल्कुल पता है, मास भी बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है सर, लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा बढ़ेगा, सर नहीं पता। तो पता कैसे लगेगा, मैंने कहा डेटा से पता लगेगा, मास ज्यादा बढ़ रहा है या वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है। इस केस में मास ज्यादा बढ़ता है, और मास अगर ज्यादा बढ़ रहा है महाराज, इसका मतलब सर वॉल्यूम वाली डंडी को छोटा करो, है ना, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है मास भी बढ़ रहा है, लेकिन मास ज्यादा बढ़ रहा है, और अगर मास ज्यादा बढ़ेगा इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज करेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप सीधा याद रख सकते हैं डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है, यस डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है। आप इसमें लॉजिक ये भी लगा सकते थे, देखो अभी हमने ये कहा था ना, अभी हमने ये कहा था कि साहब डाउन द ग्रुप जाने पर साइज जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही, मतलब वॉल्यूम जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम कम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम कम बढ़ रहा है तो सर डेंसिटी इंक्रीज करेगी, सिंपल लॉजिक, निपटा दिया। यस हाँ रेडियस से रिलेट कर सकते हो, बिल्कुल आलोक सही कह रहा है बेटा, दादा बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हो कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती तो है सर, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए, और अगर साइज उतनी नहीं बढ़ रही इसका मतलब वॉल्यूम भी उतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए था, लेकिन मास तो एकदम बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, मास में कोई एक्सेप्शन नहीं है, वॉल्यूम जो है जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन मास ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर सर डेंसिटी इंक्रीज करेगी। यस क्या समझे, क्या आसान है भाई, इस चीज को याद रखना इजी है। तो सर ये देखो सर, दो चीज ग्रुप 15 एलिमेंट में 3 चीज हमारे सिलेबस में थी, उसमें से 2 चीज हमने पूरी कर ली, अब सिर्फ एक चीज बची है और वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। बताओ, यस केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाइए। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। सर केमिकल प्रॉपर्टीज में ये केमिकल प्रॉपर्टीज ही होती हैं जो सबसे बड़ा पार्ट होती है किसी भी ग्रुप का, है ना, किसी भी ग्रुप का सबसे बड़ा पार्ट यही है। और देखो मैं आपको सही बताऊं ना, होगा क्या ना, मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट को भी सब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, है ना, मेरा पढ़ाने का तरीका यह है, ग्रुप 15 का जो सीक्वेंस है वही सेम सीक्वेंस में ग्रुप 16 में फॉलो करूंगा, वही सेम सीक्वेंस 17 में करूंगा, वही सेम सीक्वेंस 18 में करूंगा, और मैं तो 13 से ही सेम सीक्वेंस फॉलो करता हूं, जो सीक्वेंस पढ़ाने का 13 है वही 14 वही 15 और फिर 16 17 18 सब में सेम सीक्वेंस। सब में सबसे पहले क्या पढ़ाना है, इंट्रोडक्शन, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद अक्रेंस, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज में वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, और फिर उसके बाद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी वही सेम तरीका। तो इससे होता क्या है ना, इससे होता क्या है कि हमारे दिमाग में मतलब ऐसे मान लो कि एक फिक्स वो रहता है कि अब इसके बाद ये पढ़ेंगे, 13 में ये पढ़ा था, 14 में ये पढ़ा था, 16 में ये हुआ था, 17 में ये हुआ था। जब जंबल रैंडम चलता है ना, कभी कुछ भी हो जाए, तो फिर चीजें भी याद रखना मुश्किल होता है हमारे लिए। तो जब एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, तो जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज 15 में पढ़ाया, अब जब मैं 16 पढ़ाऊंगा तो मैं याद रहेगा, अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी पढ़नी थी, 15 में ये पढ़ी थी। आप कंपेयर भी कर सकते हो, 15 में ये हो रहा था, 16 में ये हो रहा है, 17 में ये हो रहा है ना, अब कंपेरिजन करना भी आपके लिए आसान होता है ना। तो आइए सबसे पहली चीज, 2 स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हुए, 2 स्टेटमेंट मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं, ईमानदारी से मुझे बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो तुम्हें नहीं पता,
और या फिर मैंने नहीं बताया? ईमानदारी से बता दो, जल्दी बताओ। यस, दादा बोलना पड़ेगा। बोलिए, जल्दी बताओ। इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं पता, या फिर जिसे मुझे पढ़ाने की जरूरत हो, जिस पे मुझे कुछ करवाने की जरूरत हो? कोई भी पॉइंट बता दो। तीसरा पॉइंट? अच्छा, अरे तीसरा तो पॉइंट ही नहीं है बे, ओ है कुछ भी बे है। अरे सर देखो, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने लिख दी, देखो यहां पर लिखा है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट ये शो करते हैं, इसके अलावा भी शो कर सकते हैं ना, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। बहुत बढ़िया सर। सर एक बात बताइए, अभी हमने लिखा था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, हमने ये कहा था सर ये नॉन मेटल्स होते हैं। अच्छा, नॉन मेटल्स होते हैं तो जनरली नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है सर? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। सर ये जो नीचे वाला है बिस्मथ, ये क्या होता है? मेटल होता है। तो मेटल जो होता है वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और भैया अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ज्यादा, इन पे नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो ये जो पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट, ये कहता है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भैया डाउन द ग्रुप जाने पर सर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है यार, कैसी बात कर रहे हो? अरे सर डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा मेरे भाई, अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा, पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज आने की टेंडेंसी थोड़ी ना बढ़ेगी। कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है दादा, किसको पढ़ा रहा हूं यार मैं? अरे मैं सही कह रहा हूं क्या? डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं डाउन द ग्रुप जाने पर पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, तो नेगेटिव चार्ज आने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करेगी। और ये लिखा है कि बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि बिस्मथ मेटल है, और मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आने की टेंडेंसी कम हो रही है। सिंपल है यार, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? यस, सही कह रहा हूं क्या? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है? क्लियर है आपको? क्लियर? नहीं तुम कहो तो आगे चल लूं मैं, तुम कहो तो आगे चल लें, और तो क्या करें। यस ठीक है सर, ये तो सर आसान, ये आसान चीज आपने बताई है सर, ये बढ़िया चीज बताइए आप। अगली स्लाइड पे चल दो सर। हाँ, अगली जो स्लाइड है बहुत धमाकेदार स्लाइड आने वाली है, देखिए ये रही आपके सामने धमाकेदार स्लाइड। बोलिए, इनका रीजन आप तुम ही बताओगे। यस, इसका रीजन तुम ही बताओगे। हाँ, इसका रीजन तुम ही बताओगे। इस स्लाइड का जो रीजन है वो तो तुम ही बताओगे, मैं नहीं बता रहा तुम्हें। ऐसा क्यों होता है? अच्छा लिख ही दिया सर रीजन, अरे यार बताओ क्या फायदा हुआ फिर, बताओ। रीजन विजन तो सब लिखा हुआ है इसी में, गड़बड़ हो गया मामला। गड़बड़ हो गया सर मामला। यस सर, देखो अभी हमने एक बात कही थी, दो ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूं, +3 और +5। आप याद करो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था, और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करता है? कहता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? याद करो, NH2 NP3। हमने ये पढ़ा था डाउन द ग्रुप जाने पर NS इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, और अगर NS इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ NP करेगा, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ती है, और +5 शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जाने पर धीरे धीरे कम होती है। आप ऐसे लिख सकते हो, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, रिवीजन भी करवा चुका हूं, बोलना पड़ेगा। कभी आपसे कोई पूछ भी ले +3 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी पे क्या कमेंट करना चाहोगे? आप कहोगे सर मैं ये कमेंट ये करना चाहता हूं कि डाउन द ग्रुप जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है सर, और +5 की डिक्रीज करती है सर। हमारा जो बिस्मथ है ना, बिस्मथ की +3 और +5 में से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज्यादा स्टेबल है। बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक ही कंपाउंड बनाता है, और वो है BiF5, है ना। फ्लोरीन को देख के बिस्मथ पिघल जाता है ना, फ्लोरीन को देख के बिस्मथ पिघल जाता है, बाकी के साथ नहीं पिघलता। फ्लो जो बिस्मथ है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड नहीं बनाता।
है ना। अच्छा, बाकी की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है? अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि बताओ एंटीमनी की कौन सी ज्यादा स्टेबल है, +5 ही ज्यादा स्टेबल है ना। बाकी की +5 ही ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन +5 डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है और +3 डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है। मेरी बात समझ रहे हो? कब पढ़ाया? कल पढ़ाया था बेटा, कल पढ़ाया था। कल वाली जो क्लास है ना, उसमें जो लास्ट आधा घंटा 40 मिनट थे ना, उसमें मैंने रिवीजन करवाया था, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट का, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट का। अब तुम मुझे बताओ, तुम फ्लोरीन को देख के बिस्मथ क्यों पिघल जाता है? क्या रीजन है? जनरली जो भी लोग पिघलेंगे ना, वो या तो फ्लोरीन के साथ पिघलेंगे या ऑक्सीजन के साथ पिघलेंगे, है ना। ऐसी क्या खास बात है फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कि बंदा मतलब जो भी एलिमेंट है उनको देख के पिघल जाता है? वो क्या खास बात है इनमें? सर देखो, खास बात ये है ना। हाँ, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। सर देखो, सीधी सी बात है, खास बात ये है कि फ्लोरीन की है साइज छोटी, है ना, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने की वजह से सर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ना। तो बिस्मथ को लगता है कि ये छोड़ के नहीं भागेगा, एक बार हाथ पकड़ लिया छोड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन छोटी साइज है, छोटी साइज होता है, ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है, तो बढ़िया बॉन्ड बना लेता है। इस वजह से जनरली फ्लोरीन जो होता है ना, उसके साथ मैक्सिमम एलिमेंट्स अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पसंद करते हैं, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन के साथ, है ना। स्मॉल साइज और बड़े आराम से एडजस्ट भी हो जाता है ना। छोटी साइज है तो एडजस्ट भी हो जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है। इस वजह से जनरली एलिमेंट्स उसके साथ शो कर लेते हैं अपनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए सर, ये तो बस इंफॉर्मेशन ऐसे मानो, है ना। हाँ दादा, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 के अलावा +1, +2 और +4 भी हो सकती है। कब? जब वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है। जैसे मान लो N2O बनाता है, N2O में आप लोग देखते हो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है ना। फिर उसके बाद NO आप लोग लिखते हो, NO में नाइट्रोजन +2 है ना। आप लोग N2O4 लिखते हो, उसमें जो नाइट्रोजन है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो नाइट्रोजन +1, +2, +4 भी कर सकता है अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है। अब ये आपका होमवर्क है, ऐसे मान लो, है ना, ये आपका होमवर्क है स्ट्रक्चर्स, है ना। किस किस की स्ट्रक्चर आपको बनानी है? N2O, N2O3, NO, N2O4 और N2O5। अगली क्लास में ये सारा सब कुछ करके आओगे, है ना। जो पुरानी एनसीईआरटी है ना, अगर कहीं तुम ऑनलाइन जुगाड़ कर लो तो पुरानी तो मिल ही जाएगी। पुरानी जो एनसीईआरटी है उसमें इन सबका स्ट्रक्चर बना रखा है ना। ये आपका होमवर्क है, ये खुद से करके आओगे अगली क्लास में, ठीक है। ये खुद से करके आओगे भैया, इनकी स्ट्रक्चर तुम्हें खुद को बनानी है। सर यहां देखो, फास्फोरस जो है +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है अगर वो ऑक्सो एसिड्स बनाए। जैसे मान लो एक ऑक्सो एसिड होता है, इसका H3PO4 है ना, H3PO2 है ना। मैं ये ऑक्सो एसिड पढ़ाऊंगा आपको। तो सर फास्फोरस H3PO2 बनाता है, ये एक ऑक्सो एसिड है, उसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1 होता है ना। तो कुछ ऑक्सो एसिड्स के अंदर फास्फोरस भी +1 और +4 शो कर सकता है। आपका नाइट्रोजन तो +1, +2, +4 शो कर ही देता है। यस, वॉइस लो नहीं है, वॉइस एकदम परफेक्ट है, वॉइस एकदम बढ़िया है ना। और मैं बहुत तेज बोल रहा हूं, बोल बोल के मेरा जो गला है उसकी हालत खस्ता हो चुकी है। आज सैटरडे का दिन है, गला भी कह रहा है कल आराम मिलने वाला है ना। और अब मुझे एक क्लास और भी लेनी है ना। ये बिल्कुल सही परफेक्ट आवाज है बेटा। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप गलत जगह पे बैठे हो, मैं आपको बताऊं, है ना। आप गलत जगह पे बैठे हो, आप थोड़ा अपनी जगह सही करो। दो बहुत शानदार पॉइंट लिखे हुए, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। आपके सामने 2 रिएक्शंस लिखी हुई हैं और ये जो दोनों रिएक्शंस हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब समझते हो क्या तुम लोग? दादा बोलना पड़ेगा, मुन्ना, क्या आप लोग डिस्प्रपोर्शनेशन, साला चाय पे तो नजर लगा दी तुम लोगों ने, है ना, और अब कह रहे हो चाय पी लो। वो तो बच गया मैं कि हाथ वाथ नहीं जला, चाय इतनी ठंडी नहीं थी, वो मैं बच गया, है ना। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ ना पीऊं, मैं सही बता रहा हूं भाई साहब। कितने भूखे हो गए तुम लोग, हैं? आओ सर, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब समझते हो क्या? सर डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब यह है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक एलिमेंट का रिडक्शन हो, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसका मतलब उस रिएक्शन को मैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलूंगा। रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी, यस। हाँ, आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है HNO2 है ना, इसको नाइट्रस एसिड बोला जाता है। यहां पर सर जो नाइट्रोजन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? सर ऐसा लग रहा है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लग रहा है क्या तुम्हें? ठीक है सर, बिल्कुल लग रहा है।
HNO2 जो था वो HNO3 में कन्वर्ट हुआ। जब HNO3 में कन्वर्ट हुआ तो नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। और मुझे एक बात बताइए, अगर +3 से +5 हुआ इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। सर हाँ, बिल्कुल सही बात है। एट द सेम टाइम NO भी बना और NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इसका मतलब सर ये है कि +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गया, इसका मतलब रिडक्शन भी हो रहा है। तो सर मैं ऐसे कहूंगा HNO2 अंडरगोस डिस्प्रपोर्शनेशन। मैं क्या कहूंगा कि HNO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यस तो अगर ये कहता है कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 to +4 टेंड टू डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर +1 से +4 की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है सबका डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन कब हो सकता है, जब एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सके और ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज भी कर सके। अब इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है मिनिमम, +5 होती है मैक्सिमम। तो अगर +1 +2 और +4 में है, +1 से लेके +4 में है, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा भी सकते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब रिड्यूस भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब इस ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है, जैसे आपके सामने HNO2 का हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसके बारे में पूछा जाता है। यस और बिल्कुल सेम चीज यहां लिखी हुई है। ये भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। खटाखट से तुम मुझे बताओ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक जा रही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बोलो। बाय सर, आई एम वॉचिंग लेक्चर फ्रॉम गुरेज कश्मीर। ओ भाई गुरेज, हाँ नाम मत लो यार गुरेज का, क्या गजब जगह है गुरेज वैली ना, गजब। आऊंगा मैं जरूर ना, सोच रखा है मैंने, मेरी लिस्ट में लिख रखा है मैंने। गुरेज वारवान, उस पर टिक करना बाकी है अभी, वहां मैं जरूर आऊंगा, गजब जगह एकदम। हाँ आओ सर। सर यहां देखो H3PO3, सर यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, H3PO4 यहां पर है +5। अरे सर +3 से +5 में मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। और सर यहां PH3, अरे सर यहां तो -3 है, तो +3 से -3 सर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो जो H3PO3 होता है लिखता है सिमिलरली इन केस ऑफ फास्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रपोर्शनेट इनटू +5 एंड -3 बोथ इन अल्कली एंड एसिड, है ना। तो जो फास्फोरस होता है अल्कली और एसिडिक मीडियम दोनों में डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है, और जो आपका ग्रुप ये जो नाइट्रोजन होता है ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट होता है, ध्यान रखें। यस यस, मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस बोलिए। ये वाले दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बे, ठीक है जो तुम कह रहे हो, मैं सारी बात मैं आपकी ठीक मान रहा हूँ। हाँ सारी जगह अच्छी है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ठीक है मतलब कुछ जगह कुछ ज्यादा अच्छी होती है ना। तो तुम लोग इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और वापस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है ना। हाँ व्लॉग बना दे, अरे भाई फिर तुम ही बोलोगे सर एक दिन तो व्लॉग वालों को हड़का रहे थे और आज खुद वो लोग व्लॉग बनाने पे चले गए हैं, खुद व्लॉग बनाने लग गए हैं। नहीं सह्याद्री भी बहुत अच्छा है, हाँ हाँ मैं मानता हूँ सह्याद्री भी बहुत अच्छा है, सह्याद्री हिल्स। जब मैं ट्रैक व्रैक पे जाता रहता हूँ तो उसमें बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं नागपुर के ना। लेकिन एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, सह्याद्री में कोई भी जो ट्रैक है वो लंबा ट्रैक नहीं है, एक एक दो दो दिन के ट्रैक है, खत्म हो जाते हैं, तो उसमें मजा नहीं आता। ट्रैक ट्रैक व्रैक करो तो ऐसा होना चाहिए 5-7 दिन एकदम आप पहाड़ों में जंगलों में रहो, तब तो ट्रैक का मजा है। सह्याद्री में थोड़े छोटे ट्रैक है लेकिन बहुत खूबसूरत है, और बारिश के मौसम में तो एकदम क्या गजब हो जाता है माहौल, है ना। सह्याद्री बहुत अच्छी जगह, अच्छा है। आओ आओ, एक पॉइंट लिखा है, हाँ एक पॉइंट लिखा है। हाँ नहीं, जंस्कार तो उधर आ गया ना यार, उधर आ गया वो तो, जंस्कार तो
लद्दाख वाली साइड आ गया। आओ देखो, एक पॉइंट लिखता है कि जो नाइट्रोजन है इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। कहता है नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, क्यों? कोई रीजन मुझे बता सकता है? नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, क्यों? बताओ। कह रहा नोएडा हो, दिल्ली एनसीआर में 9 साल में काट चुका हूं। वहां मुझे वापस नहीं जाना भाई। हाँ, वो वहां धुआं नहीं फूंकना मुझे, है ना? हाँ, आओ सर। इसलिए होता है क्योंकि सर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो सर इस बेचारे के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है सर, है ना सर? नो डी ऑर्बिटल। जब डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2s और 2p ऑर्बिटल है। 2p में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल है। तो 4 ऑर्बिटल अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज भी ले लेना तो बेचारा मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी दिखा सकता है? 4 ही दिखा सकता है। लेकिन कहता है भाई साहब इसके जो बाद वाले एलिमेंट है, जो हैवी एलिमेंट्स है, वो अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अरे बढ़ा सकते हैं, क्यों? फॉस्फोरस देखो अपनी वैलेंसी 6 शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि भैया भाई ये जो फॉस्फोरस है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास क्या प्रेजेंट है? वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और डी ऑर्बिटल यूज करके ये अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सटेंड भी कर सकता है। लेकिन नाइट्रोजन नहीं कर सकता। नाइट्रोजन बोलेगा मेरे पास 4 ही है, मैंने 4 ही यूज कर लिया, अब मैं और कहां से लाऊं? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? जो था यूज कर लिया, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। 4। यस, डन लिख दो, डन लिख दो भैया, आगे चलते हैं। यस, नैनीताल, नैनीताल में गया हूं भाई, नैनीताल में गया हुआ हूं। जाएंगे जाएंगे, अभी इस वीकेंड पे भी है एक प्लान, है ना? तो आप लोगों को छुट्टी देंगे इस वीकेंड पे भी। लाइव क्लास नहीं होगी आपकी नेक्स्ट वीकेंड, है ना? फ्राइडे, सैटरडे और उससे अगले मंडे, है ना? मैं 3 दिन थोड़ा छुट्टी पे रहूंगा, तो मैं भी बता रहा हूँ एक आधी रिकॉर्डेड दे जाऊंगा तुम्हें, लेकिन लाइव क्लास में नहीं ले पाऊंगा, है ना? क्योंकि उसमें भी थोड़ा कहीं बाहर जाना है मुझे। आओ सर आगे चलते हैं। एक बात बताओ, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, सुनो सुनो, हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से अलग होती है। कोई मुझे रीजन बता सकता है क्यों? हाँ जल्दी बताओ, क्या कह रहा हूं मैं? सुनो बे, ए मेरे भाई, है ना? बढ़िया है ना? खरा सर मजा आ गया, छुट्टी, यस मजा आ गया। हाँ जल्दी बताओ। ऐसा कहा जाता है कि जो हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट से अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? उसका बिहेवियर अनोमलस होता है, अनोमलस बिहेवियर होता है। क्यों होता है ऐसा? बहुत सही बात बोली लड़कों, पढ़ तो लिखा है तुमने बढ़िया से। सर एक तो ये रीजन होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी साइज बहुत छोटी होती है ना? उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता तो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता। सर वो डी पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकता, है ना? उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई होती है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। इसी वजह से वो जो एलिमेंट है भाई उसका अलग ही नोटंकी है, बाकी एलिमेंट से वो थोड़ी अलग प्रॉपर्टी शो करता है और डायगोनल रिलेशनशिप शो करता था, याद है तुम्हें? हाँ, तो यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट कौन है? सर फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज जो होंगी सर अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से अलग होंगी। सर वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? देखो इसने लिखता है कि नाइट्रोजन का अनोमलस बिहेवियर होता है। अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, अनोमलस मतलब अलग, कुछ बाकी लोगों से अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों? इट इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई साइज छोटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप ज्यादा होगी, इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा होती है, और इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते। ये चीज तो मैं बता चुका हूं। यस, कहता है कि जो नाइट्रोजन है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। अरे बनाता है नाइट्रोजन, तो देखो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये देखिए जब ये जो पाई बॉन्ड बने हैं, पाई बॉन्ड बनाने में इस नाइट्रोजन ने पी ऑर्बिटल यूज किया है, इस नाइट्रोजन ने भी पी ऑर्बिटल यूज किया है, तो इस पाई बॉन्ड का नाम क्या है? पी पाई नाम है। लेकिन कोई ये बोले क्या ये डी पाई बना सकता है? क्या आप बोलोगे सर कैसे बना, बात कर सकते हो, ये कैसे डी पाई बना देगा? सर इसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है सर। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, कहता है कि नाइट्रोजन तो पी पाई बना देगा, लेकिन जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? अरे बोले सर देखो, हैवियर एलिमेंट्स मतलब उनकी साइज बढ़ गई है। पाई बॉन्ड पहले से ही मरा हुआ बॉन्ड होता है, पहले से ही वीक बॉन्ड होता है, इनकी साइज और बढ़ गई।
जब साइज बढ़ती है तो बॉन्ड और वीक होता जाता है। तो सर पाई तो पहले ही वीक है और साइज बढ़ने से बॉन्ड और वीक हो गया, ये बोलेंगे भैया इतना वीक बॉन्ड बनाने का कोई फायदा नहीं है ना। इस वजह से ये बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, है ना। हेवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड एज देयर अटोमिक ऑर्बिटल्स आर सो लार्ज, बहुत बड़े अटोमिक ऑर्बिटल्स एंड डिफ्यूज दैट दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। बॉन्ड वीक होता है क्यों? क्योंकि सर ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती। और तुम लोगों ने पढ़ा है जब छोटी साइज के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है। बड़ी साइज के जो ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप करें तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती, बॉन्ड बहुत ही वीक बनता है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो क्या? बेटा बोलना पड़ेगा यार। यस, अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दादा बोलना पड़ेगा यार ये चीज। हाँ, ये पी पाई नहीं बनाते लेकिन डी पाई जरूर बना सकते हैं, पी पाई नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये वाली तो सर ये तो बहुत स्टेटमेंट बहुत सिंपल बहुत आसान है। आगे आओ सर, आगे आओ। अच्छा, कहता है कि नाइट्रोजन जो होता है एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सारे लोग जानते हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है सर, ट्रिपल बॉन्ड होता है बिल्कुल। और सर ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना सर बहुत ज्यादा होती है सर, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत मजबूत बॉन्ड होता है सर ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल डबल ट्रिपल में ट्रिपल बॉन्ड बहुत मजबूत है ना। और इस वजह से जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, है ना। नाइट्रोजन भी कहता है कि भाई मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे तुम लोगों के साथ रिएक्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे रिएक्ट करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और ये बॉन्ड नॉर्मल टेम्परेचर पे टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और उतनी ज्यादा एनर्जी नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं मिलती, है ना। तो इस वजह से जो नाइट्रोजन होता है वो रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है। और तुम लोग सोचो 10वीं क्लास में पढ़ते थे ना तुम लोग कि भैया वो जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? बताओ तो। लो लिख लो बे, 2 लाइन तो थी। हाँ, वो तुम लोग पढ़ते थे ना कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, अरे भैया जी उन चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती थी? सर वहां नाइट्रोजन गैस भरी होती थी, है ना। क्यों होती थी नाइट्रोजन? सर इसलिए भरी होती थी क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो इनर्ट होता है सर। क्यों इनर्ट होता है? क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करता, है ना। और उसकी वजह से क्योंकि वो इनर्ट है तो जो चिप्स हैं आपकी वो उनका ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होता, बढ़िया ढंग से पड़े रहते हैं, काफी लंबे टाइम तक वो चल जाते हैं, है ना। समझ गए ना मेरी बात को? बहुत बढ़िया सर, आ जाओ अब आ जाओ। आगे कहता है कि फास्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड एज PPAS एंड SbSb वाइल बी। ठीक है सर, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। फास्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाता है, आर्सेनिक भी सिंगल बनाता है, एंटीमनी भी सिंगल बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बनाता है, बिस्मथ जो है बेटा मेटालिक बॉन्ड बनाता है ना, बिस्मथ मेटालिक बॉन्ड बनाता है। यहां कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये दोनों चीज आपको पहले से पता है। सर क्या ये वैल्यू याद रखनी है? मैंने कहा नहीं याद रखनी, इसको एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि इनकी बॉन्ड एंथैल्पी काफी हाई होती है। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। यस, हो गया क्या? बोलो बोलो बोलो, डन है क्या? चलें आगे। यस, अरे बोलो। हाँ, चिप्स खराब नहीं होते बेटा काफी लंबे टाइम तक। बहुत बढ़िया सर, आगे आओ। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट को कल मैंने तुम्हें समझाया था कि नहीं समझाया था? ईमानदारी से बताओ, इस वाले पॉइंट को मैंने कल तुम्हें समझाया था कि नहीं समझाया था? अरे तुम्हें याद है ना ये चीज? मैंने आपसे कहा था नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक होता है, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या तुम्हें याद आ रहा है कुछ कुछ? और उसके बाद मैंने ये भी बताया था ऑक्सीजन वीक होता है, सल्फर स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लोरीन वीक होता है, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग होता है ना। और फिर एकदम से बहुत सारे लोगों ने बवाल कर दिया था, बोले सर यहां तो साइज बढ़ रही है फिर भी बॉन्ड वीक क्यों होता जा रहा है ना, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है? फॉस्फोरस की साइज बड़ी और हमने तो ये पढ़ा है कि बड़ी साइज जो होता है वो वीक बॉन्ड बनाता है। मैंने कहा तूने पढ़ा तो सही है लेकिन यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। ये नाइट्रोजन की छोटी साइज होती है ना, छोटी साइज भी कई बार दिक्कत दे जाती है। यहां पर क्या दिक्कत दे रही है? सर छोटी साइज है तो ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे के नजदीक है और नजदीक होने की वजह से इनमें लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है और अगर रिपल्शन ज्यादा है तो ये बॉन्ड वीक हो जा रहा है सर।
सर ये चीज फिर फास्फोरस में क्यों नहीं हो रही? अब फास्फोरस में इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इनकी साइज बड़ी है। जब साइज बड़ी है तो ये जो लोन पेयर इनके बीच डिस्टेंस बढ़ गई है, डिस्टेंस बढ़ गई तो रिपल्शन कम है, और रिपल्शन कम है तो सर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। इस पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना, इस पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यस, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है, और ऑपोजिट चीज पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आप लोग समझो इस बात को। यस, और ये वाला पॉइंट जो है वो ये लिखता है कि इसी वजह से जो कैटिनेशन टेंडेंसी होती है वो नाइट्रोजन में वीक होती है। कैटिनेशन का मतलब समझते हो क्या? कैटिनेशन का मतलब है सर अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की टेंडेंसी। सर ये नाइट्रोजन में वीक होती है। अरे वीक होनी है, क्यों वीक है? क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक है बेचारा। तो ये जो कैटिनेशन की टेंडेंसी है सर ये भी काफी कम होती है। यस, मेरे हिसाब से अब तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, है ना। ये नोट हो जाए तो डन लिख दो। एक दो स्लाइड और करते हैं और फिर उसके बाद क्लास को करते हैं खत्म, है ना। फिर उसके बाद क्लास को करते हैं खत्म। बोलिए। चले आगे चलें, डन है, बहुत बढ़िया सर। अब ये वाला पॉइंट देखो, क्या इस वाले पॉइंट में कोई दिक्कत है? नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई। अरे सर है ही नहीं इसके पास डी ऑर्बिटल, कहां से डी पाई पी पाई? ठीक है, नहीं बना सकता। बाकी एलिमेंट बना सकते हैं भैया, कौन रोकेगा बाकी एलिमेंट को बनाने से? इनके पास डी ऑर्बिटल है, बढ़िया अपना डी ऑर्बिटल यूज करेंगे, पाई बॉन्ड बनाने में बन जाएगा। फॉस्फोरस और आर्सेनिक कहते हैं डी पाई पी पाई नहीं, हम तो डी पाई भी करेंगे, है ना। खुद का भी डी, दूसरे का भी डी, दोनों ऑर्बिटल यूज, डी ऑर्बिटल यूज हो, है ना। और वो जनरली डी पाई किसके साथ बनाते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स के साथ बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं का डी ऑर्बिटल खाली होता है। क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, हर लाइन को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है ना। इसको लिख लो, नोट कर लो, ये आसान। हाँ, चाय आ गई अपने पास दूसरी। मैं नहीं दिखा रहा साला, लेकिन तुम्हें चाय मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। चुपके से पीऊंगा। यस, हो गया नाई। चलिए सर, सर एक छोटी सी चीज है, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में ना सबसे जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, है ना हम लोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे ना मतलब ऐसे मान लो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ना, बार बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी से क्या होता है। मैंने कहा हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी से क्या बनता है? हाइड्राइड बनते हैं सर। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है ई, उसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो कौन सा हाइड्राइड बनाता है? EH3 बनाता है। यहां पर जो E है वो क्या हो सकता है बेटा? E यहां पर एक ग्रुप 15 का एलिमेंट है ना, ग्रुप 15 एलिमेंट है। जैसे अगर मान लो अगर वो नाइट्रोजन है तो उसने हाइड्राइड बनाया NH3, फॉस्फोरस है तो PH3, है ना, आर्सेनिक है तो ASH3, एंटीमनी है तो SbS3, और बिस्मथ है तो BiH3, है ना। तो ये हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं ना, ये जो एलिमेंट होते हैं ये हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं यहां पर एक छोटा सा आपको होमवर्क देने वाला, है ना। मैं क्या करने वाला हूं? एक छोटा सा होमवर्क देने वाला हूं, है ना, छोटा सा होमवर्क देने वाला हूं। और वो होमवर्क आपके सामने है। आपको क्या करना है? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, क्योंकि ये सारी चीज तुम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हो। ये तुम्हें ऑर्डर लिख के आना। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, फिर उसके बाद बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है, फिर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, और फिर उसके बाद बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। चार चीज तो ये हो गई। फिर रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर बताना। सोचना, ये इधर वाली चीजें ज्यादा अच्छी हैं, सोचने की कोशिश करना। बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तो मैंने लिख के रखा है। ये आपका होमवर्क है ना मुन्ना जी, ये आपका होमवर्क है बेटा, है ना। इसको खुद से घर पे ईमानदारी से करना है। ठीक है सर, सर करेंगे सर, हम करेंगे सर, आपने बोल दिया है तो करना पड़ेगा सर, है ना, कोई बहाना नहीं चलेगा सर। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें अगर तुम कहो तो। यस, अगर तुम कहो तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें। हाँ यस, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें। देखो सर क्या कह रहा है, लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। बताइए कौन हो सकता है?
अरे पी पाई डी पाई में कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व हो सकता है, जल्दी बताओ यार। अरे सर कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बेचारा, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, बोरोन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सर ये तीनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट पी पाई डी पाई नहीं बनाते, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है फास्फोरस। सर ये बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रोपी, कौन एलोट्रोपी शो नहीं करता। अभी मैं आपको बता रहा हूं सर, जो नाइट्रोजन होता है सर वो एलोट्रोपी शो नहीं करता। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे बस। आज ना आपको डीपीपी नहीं मिलेगा। देखो मैं आपको बताऊं, आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगा। आज आपको एकदम मस्त रिवीजन करना है बढ़िया ढंग से। और रिवीजन किसका करना है, क्लास 11th के जो टॉपिक्स हैं बेटा, ये जो मैं बार बार तुम्हें कहता जा रहा हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, रेडियस का ऑर्डर, डेंसिटी, ये सारा सब कुछ क्लास 11th में तुम लोगों ने पढ़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार वहां से रिवाइज करना। जब हम लोग मंडे को आएंगे तो आपके लिए और आसान होगा। जब हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट स्टार्ट करेंगे, 17 करेंगे ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। और पीडब्ल्यू का जो मॉड्यूल है, आप लोग बस ये करते हैं, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में आपका जो होमवर्क है वो क्या है, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना। कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका होमवर्क है। यस, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जहां से मर्जी हो ना वैसे तुम क्वेश्चन उधेड़ देना, जहां से मर्जी हो वैसे क्वेश्चन उधेड़ देना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। यस बस, लेकिन एक बार नोट्स पढ़ के करना। अगर तुम्हें कोई किसी टॉपिक में डाउट है तो नोट्स उसके पहले पढ़ लेना। ठीक है बेटा जी, चलो सर बहुत बढ़िया। बस खत्म करते हैं। आंखों में आंसू आ गए होंगे तुम्हारे, है ना। 3 मिनट क्लास पहले छोड़ दी सर। आप कहाँ हो सर, आप तो भगवान का जैसा रूप हो सर, है? क्लास पहले छोड़ रहे हो सर, 3 मिनट वो भी पहले है बेटा। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी, उनको समझाने में खूब सारा टाइम लगता, वो 4-5 मिनट में हो नहीं सकती, है ना। तो इसलिए मैंने कहा वे ऐश करो, तुम भी क्या याद रखोगे आज, है ना। तुमने तो कोई बात नहीं मेरी चाय गिरा दी, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी हो सकता हूं, है ना। ऐश करो तुम। यस नहीं, चलो चलें खत्म करें क्लास को। एक गाने वाने नहीं आते भाई मुझे, भाई कोई गाना वाना नहीं आता। ये मुझे लग रहा है ये आरजे सर ने तुम्हारी हालत, ये मतलब आदत खराब करी है ना, गाने वाने के हैं नहीं। चलो 2 लाइन सुना देता हूं तुम्हारे जैसे बच्चों पे। 2 लाइन सुना देता हूं तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए, है ना। पहले भी सुनाई है, क्या पता तुमने सुन रखी हो, कुछ बच्चों ने सुन रखी हो। कुछ बच्चों ने जो ना सुन रखी हो एक बार के लिए सुन लो, है ना। 2 लाइन है तुम जैसे बच्चों के लिए कि नहीं, अच्छा क्या बात कर रहे हो, आर्य सर भी गाना सुनाते हैं क्या, क्या बात कर रहे हो यार। ओ भाई बताओ, उनको बीमारी लग गई ये वाली। ओहो हो। कहता है कि, हाँ सुन लो सुन लो, कहता है आवारा फिरदा है गलियों में। तुम्हें लग रहा होगा हाँ ये तो मेरे बारे में बात हो रही है ना। शेर है, इसको शेर बोलते हैं। बस इसकी भावनाओं को समझिएगा, इसके पीछे के दर्द को समझिएगा। कहता है कि आवारा फिरता है गलियों में बारिश का पानी। देख लो शुरुआत कैसे हुई है, बारिश भी हो रही है और कई लोग बोल रहे थे सर बारिश के मौसम में बारिश की शायरी आ जाए मजा आ जाए। कहता है कि आवारा फिरता है गलियों में बारिश का पानी और कश्ती बनाने वाले बच्चे आजकल इश्क करने लगे हैं, है ना। तो उनको कश्तियां बनाने का टाइम नहीं है, तो जो बेचारा पानी है, समझ रहे हो तुम, है ना। इसको शेर बोलते हैं बेटा, शायरी नहीं है ये, है ना। चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।